दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन हम खत्म करने वाले हैं और ये वीडियो महासंग्राम वीडियो है। ट्रिक के माध्यम से सीरियल बाय सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग वीडियो एक यहाँ देखते हैं, फिर उसके बाद एक देखते हैं। इस तरह से क्या होता है, आप लोग माइंड में सेट नहीं हो पाता, एक आध करते हैं दूसरा भूल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हम सीरियल बाय सभी क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे और दिमाग में हम सेट करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर गेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक का करके। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है कि सातवाहनों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें या सातवाहनों की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी ये दे दे। ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, आपको आंसर क्या लिखना है, सेम लिखना है। ठीक है, हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। उसके बाद आपको इस वीडियो को बस सुन लेना है, उसके बाद आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, हम जो भी वीडियो बनाते हैं ट्रिक के साथ बनाते हैं। ठीक है, आपको हम ट्रिक के यूज करके हम इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से याद करवा देंगे। और सातवाहनों की उपलब्धियां ही नहीं, सातवाहनों की राजनीतिक उपलब्धि आ जाए, सातवाहनों की सामाजिक उपलब्धि आ जाए, सातवाहनों की राजनीतिक उपलब्धि आ जाए, सारा आपको बन जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आ रहा है सातवाहनों से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना और बिल्कुल आपको ऐसा आंसर बताया जाएगा कि फुल में से फुल नंबर लाओगे। ठीक है, ये नहीं कि अटपटांग आंसर। उपलब्धियां बोल रही है तो उपलब्धियां ही हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक को समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको देख करके आपको घबराना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, सातवाहन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और सातवाहन कहाँ पे है तो यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो सातवाहन राजवंश है ना, इसके बारे में हम आपको पहले समझाते हैं कि सातवाहन राजवंश होता क्या है। इससे पहले देखिए दोस्तों, कौन कौन सा वंश आए। ठीक है, हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आया, उसके बाद सातवाहन वंश आए, फिर कुषाण वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। ठीक है, फिर पल्लव वंश, आपको पल्लवों के बारे में भी पढ़ना है, फिर आदव वंश, पाल वंश, फिर लोहार वंश, फिर चौहान वंश। ये सभी वंश का धीरे धीरे क्या हुआ, आगमन होते गया। हमें पढ़ना है भी दोस्तों सातवाहन के बारे में। ठीक है, जिसका राजा क्या था, सिमुक था। ये सब क्या होता है देखिए दोस्तों, सातवाहन, ये जो सातवाहन आपको दिख रहा है इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। तो सात का मतलब हो जाता है सात और वाहन का मतलब हो जाता है एक तरह से गाड़ी। आने की वह गाड़ी जिसको सात लोग मिल करके खींच रहे हैं, यानी सात घोड़ा। आप लोग देखे होंगे एक रथ जिसमें सात घोड़ा मिल करके खींचता है। तो इन सातवाहन जो राजवंश थे, यहाँ के राजाओं थे, उन लोगों का मानना था कि हम लोग भी क्या करेंगे, जो यहाँ के राजा हैं वो सात घोड़ों की जैसा खींचेंगे गाड़ी को। लेकिन गाड़ी को खींचने का मतलब है यहाँ के जनता लोगों को खींचेंगे, यहाँ के राज्य को खींचेंगे, यहाँ को विकास करेंगे। इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ गया, सातवाहन राजवंश। ठीक है, अब क्या होता था दोस्तों, ये सब वंश कैसे बनते थे, जैसे कि सातवाहन वंश बना, शुंग वंश बना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात है, वहाँ पे लोग रहते थे, वो अपने आप किसी भी नाम पर ये वो वंश का नाम रख लेते थे। ठीक है, अब क्या होता था, फिर वो जो राजा रहते थे उसी के बाद उसका बेटा, फिर उसके बेटा, फिर उसका बेटा उस वंश में राज करता था। जब तक उसका बेटा यानी कि उसका राजा कमजोर नहीं पड़ जाता था, तब तक दूसरा वंश निर्माण ही नहीं होता था। वो जैसे कमजोर पड़ जाते थे वैसे दूसरा वंश का क्या हो जाता था, निर्माण हो जाता था। फिर जैसे उस वंश का खत्म होता था, यानी कि वहाँ का एक राजा कमजोर पड़ता था, वैसे ही दूसरा वंश स्थापित हो जाता था। दूसरा लोग क्या करते थे, लड़ाई को जीतते थे तो दूसरा वंश को स्थापित कर लेते थे। मान लो कि यहाँ पे 10 राजा थे। ठीक है, वो दसों राजा मजबूत थे, लेकिन जैसे ही 11वां राजा आया वहाँ पे वो कमजोर पड़ गया, उसके बाद फिर दूसरा वंश बन जाता था। ठीक है, यानी कि एक वंश में जब तक वो राजा मजबूत रहता था तब तक दूसरा वंश का निर्माण होता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही उसी वंश का एक राजा कमजोर पड़ जाता था वैसे ही दूसरा वंश का निर्माण हो जाता था। ऐसे ही सातवाहन वंश में भी बहुत सारे राजा आए हैं, बहुत सारे राजा आए हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि यहाँ का भी एक राजा कमजोर पड़ जाता है, उसके बाद सातवाहन वंश का भी यहाँ पे पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आता है कुषाण वंश, यहाँ का भी एक राजा ऐसा कमजोर पड़ जाता है बहुत समय की बात। ठीक है, तो ये गुप्त वंश की यहाँ पे क्या होता है, आगमन होता है। मतलब जब तक उस वंश के एक राजा जब तक कमजोर नहीं पड़ते हैं तब तक राजपाट चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वही सब शासन पाठ चलाते हैं। लेकिन जैसे ही एक राजा कमजोर हो जाते हैं, मान लो कि उसका आगे आने वाला बेटा क्या पता वो मजबूत नहीं हो सकता, कमजोर निकल जाए और वो शासन को नहीं चला पाए, तो दूसरा राजा उसको हरा करके फिर वो अपना वंश बना लेते हैं एक नया। तो ये हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला जो यहाँ का राजा आया था जो सबसे ज़्यादा मजबूत थे, जो दूसरा वंश को हरा करके जीते थे। पहला राजा जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि दूसरा को हरा करके वो जीतते हैं, बाकी तो आगे का प्रोसेस उसका बेटा का बेटा चलाते हैं ना। तो वो थे हमारा कौन, सिमुक। अब ये आपको बहुत आसान तरीका से आगे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो वही जो सातवंश वंश थे ना, उसी के हमें क्या पढ़ना है, इसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है।
वहाँ का सांस्कृतिक, वहाँ का सामाजिक, वहाँ का रीति रिवाज, यही सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, भले ही समय उधर थोड़ा सा ज़्यादा खपत हो गया, लेकिन अब आपको इधर ना कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लेते थोड़ा सा सातवाहन का परिचय। ये थोड़ा सा डालोगे ना दोस्तों, तो एग्जामिनर क्या होगा, थोड़ा आपके और अट्रैक्टिव होगा और आपको पेपर में मार्क्स देंगे। ठीक है। देखिए, सातवाहन शब्द जो है वो प्राकृतिक शब्द सात से बना है। पहले प्राकृतिक शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सात से आया है, जो सूर्य भगवान के रथ को दिखाता है। रथ मतलब जो रथ को सात घोड़ा नहीं खींचते हैं, जिससे सात घोड़ा खींचते हैं। ठीक है। सातवाहन राजवंश बोलो चाहे सातवाहन साम्राज्य बोलो, बात एक ही पड़ता है। यह प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश है। यह बहुत ही पहले समाज का क्या है, हिंदू राजवंश है। सातवाहन वंश की स्थापना जो है 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा ने की थी। पहले समय उल्टा चलता था। ठीक है, 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा किया था। ठीक है, और वहाँ का जो सातवाहन थे राजवंश था, उसका पहला शासक कौन थे, वो सिमुक थे। कौन थे दोस्तों, सिमुक थे। ठीक है, एक नंबर में आपका आ सकता है कि पहला शासक कौन थे, सिमुक थे। अब इसका कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सातवाहन राजवंश के जो शासन काल में ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा हुई थी, है ना। इस सातवाहन राजवंश से ही ब्राह्मणों को भूमि दान करना का प्रथा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सातवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ है, प्रतिष्ठान थी। यानी जो सातवाहन राजवंश था, इसका एक एरिया रहा होगा, एक जगह रहा होगा कि इतना में किसका राजवंश चलेगा, किसका राजपाट चलेगा, तो सातवाहन का चलेगा। तो इस एरिया का एक राजधानी भी तो रहता होगा ना, तो उसी राजधानी का जो नाम था ना, वो क्या था हमारा, प्रतिष्ठान। ठीक है, एक नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट है, सातवाहन राजवंश के शासनकाल में कई गुफाओं का भी निर्माण हुआ। इनके शासनकाल में कई सारे गुफा का भी निर्माण किया गया। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, उसके बाद पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ठीक है। सातवाहन राजवंश के शासनकाल में प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल राजभाषा के रूप में किया गया। देखो, उस टाइम तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसी प्राकृतिक भाषा को राजभाषा यानी पूरा देश लेवल पर, पूरा राष्ट्र लेवल पर अपनाया जाता था। ठीक है। अब पढ़ते हैं सातवाहनों की उपलब्धियां। सातवाहन जो वहाँ के सातवाहन वंश थे, सातवाहन राजा थे, उनकी उपलब्धियां। तो सातवाहनों की उपलब्धियां, यहाँ सातवाहनों लिखा गया है। ठीक है, सातवाहनों की उपलब्धियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जो सातवाहन राजवंश थे उसकी निम्नलिखित उपलब्धियां, पहला राजनीतिक उपलब्धि है, दूसरा प्रशासनिक उपलब्धि है, तीसरा आर्थिक उपलब्धि है, चौथा धार्मिक उपलब्धि है। ठीक है, पांचवा जो हमारा वो शिक्षा, तो फिर भाषा बोलो, शिक्षा भाषा दोनों एक ही साथ है। ठीक है, शिक्षा भाषा उपलब्धियां, या तो शिक्षा भाषा से संबंधित उपलब्धियां और सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। आपको यहीं तक याद रखना है। बाकी नीचे हम राजनीति के बारे में आपको समझा देंगे, आप जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। प्रशासनिक के बारे में समझा देंगे, आर्थिक के बारे में, धार्मिक के बारे में, शिक्षा के बारे में, सांस्कृतिक के बारे में। ठीक है, सबको अलग अलग करके हम समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं वहाँ का राजनीतिक। राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, लोग कैसे वहाँ पे राजनीति खेलते थे, है ना। अभी राजनीति कैसा चल रहा है हमारे भारत देश में, वो आप सभी को पता है। वैसे उस टाइम राजनीति कैसे चला जाता था, तो देखिए, अभिलेखों और साहित्य स्रोत। ये अभिलेख और साहित्य स्रोत क्या होता है, जिससे पुराने समय के बारे में पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, वहाँ राजनीति कैसे चलाते थे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो पता चलता है वो अभिलेखों से पता चलता है, साहित्य स्रोतों से पता चलता है। ठीक है, तो अभिलेखों एवं साहित्य स्रोतों के आधार पर सातवाहनों के राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। मतलब इन अभिलेखों और साहित्य स्रोतों के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, सातवाहनों के राजनीतिक यूँ के बारे में पढ़ सकते हैं कि उनका राजनीतिक इतिहास कैसा था, क्योंकि हम लोग तो उस टाइम पैदा नहीं लिए थे। तो आखिर अभिलेखों और साहित्य स्रोतों के आधार पर ही ना वहाँ के हम लोग राजनीति के बारे में रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इस वंश के शासकों एवं उनके शासनकाल की समस्या विवादग्रस्त है। मतलब ये कहना है कि उस टाइम का जो शासन चलता था, शासन काल था, जो उन लोग का राजपाट चलता था, उस टाइम की जो समस्या है वो विवादग्रस्त है ना। वहाँ की समस्या क्या है, एक विवादपूर्ण है। अब देखिए, पुराण के अनुसार, पुराण में ये ऐसा लिखा गया है कि इस वंश के 30 राजा ने, सोचो इस वंश में 30 राजा आए और 30 राजाओं ने क्या किया, शासन किया। कितना लंबा समय रहा होगा। अब इस वंश के 30 राजाओं ने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। बताओ, 450 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद 450 वर्ष के बाद फिर दूसरा वंश का स्थापना हुआ होगा। सोचो कितना पुरानी बात है ये। ठीक है, इसी का पॉइंट है राजनीति का। ठीक है, अभिलेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि अशोक की मृत्यु के बाद ही सातवाहन राजनीतिक में सक्रिय हो उठे और उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुआ। देखो, इसके पहले क्या हुआ, अशोक राजपाट को चलाते थे। ठीक है, तो जैसे ही अशोक का मृत्यु हुआ उसके बाद ही सातवाहन का वंश का क्या हुआ, स्थापना हुआ। उसके बाद सातवाहन के जितने सारे राजा हैं वो सभी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले उठे और उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना किया, उन्होंने एक पावरफुल राज्य का स्थापना किया। देखो, उसी के पॉइंट है ये। ठीक है, सिमुक जो पहला राजा थे सातवाहन का। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं सिमुक के बारे में। सिमुक कौन थे, तो सातवाहन की शक्तियों को स्थापित करने वाला प्रथम राजा सिमुक थे। फिर सिमुक के बाद कौन आया, तो कृष्ण आया।
कृष्ण कौन थे? तो सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बने। पहला सिमुक, पहला राजा थे वो कौन थे? सिमुक थे। उसके बाद कौन आए? कृष्ण आए। उसके बाद सातकर्णी प्रथम आए। ठीक है, ये 3 राजा आए। उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ समय के लिए इनका जो नेक्स्ट राजा आए वो कमजोर पड़ गए। ठीक है, उसके बाद फिर जो नया राजा आया वो फिर सब चीज़ों को संभालने लगे। ठीक है, तो ये 3 राजा मुख्य रूप से इसके बारे में लिखना है और ये प्रमुख होते हैं। ठीक है, इसका यही सब मैन है। सबसे पहले आया सिमुक, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद सातकर्णी प्रथम आए। और जैसे ही सातकर्णी प्रथम, ये जो सातकर्णी प्रथम है ना, इसका जैसे मृत्यु होता है उसके बाद इनकी शक्तियाँ सारा खत्म हो जाता है। ये राजवंश धीरे धीरे खत्म होने वाले होते हैं। फिर नया राजा की क्या होता है? उदय होता है। उसके बाद फिर सातवाहन वंश को दोबारा संभाल लिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ राजनीति के बारे में हम लोग पढ़े। फिर प्रशासनिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक मतलब हो गया दोस्तों, वहाँ कैसे राजपाट वो लोग चलाते थे, प्रशासन व्यवस्था कैसा था उन लोगों को। हमारा प्रशासन कैसे है? पुलिस प्रशासन हमारा देखभाल करती है, तो वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था कैसे था? तो देखिए, सातवाहनों ने साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ इनके प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की। प्रशासन मतलब देख रखाव का भी समुचित व्यवस्था किया था। सातवाहन राजतंत्रात्मक व्यवस्था के पोषक थे। राजतंत्रात्मक मतलब क्या होता है? राजतंत्रात्मक मतलब होता है जहाँ पे राजा शासन चलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बेटा ही राजा चलाएंगे, फिर उसके बेटा राजा चलाएंगे, उसको बोलते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो वहाँ कैसा व्यवस्था था? तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। राजा का पद वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत मतलब राजा अगर अभी राजा बना तो उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो राजा का पद क्या था? वंशानुगत था। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी था, यानी राजा होता था जो उस राज्य का, उस देश का, उस एरिया का सबसे ज़्यादा सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी यानी मेन लीडर हुआ करता था। हालांकि राजा के अधिकार असीमित थे, यानी वो जितना मर्जी उतना शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, वह निरंकुश नहीं था, लेकिन वह ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं करते थे, लोगों के लिए काम करते थे। प्रजा की सुख सुविधा, प्रजा मतलब वहाँ के लोग, वहाँ जनता, लोगों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान भी रखते थे। उन्होंने अपनी तुलना राम, भीम, केशव, अर्जुन इत्यादि देवताओं और महापुरुषों के साथ भी किया कि हम क्या राम हैं, हम भीम हैं, हम अर्जुन हैं। ठीक है, लोगों को बोलते थे ऐसा। सातवाहन प्रशासन की एक विशेषता यह भी है कि उनके अंतर्गत मात्र सत्तात्मक तत्व ज़्यादा मजबूत थे। मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ अगर पिता का डेथ हो जाता है तो उसका संपत्ति बेटा को मिलता है, फिर उस बेटा का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके बेटा को संपत्ति मिलता है। हमारे यहाँ बहन को यानी बेटी को नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, सारा जो सत्ता मिलता था ना, जितना सारा राजपाट था, वहाँ का अधिकार था, वो सब अगर मान लो कि पापा के मृत्यु हो जाते थे, माता के मृत्यु हो जाते थे, तो वहाँ के बेटियों को अधिकार मिलता था, फिर उसकी बेटी को, फिर इसकी बेटी को, उसी को बोलते हैं मात्र सत्तात्मक। ठीक है, उसके बाद क्या कि राजा अपने नाम के साथ अपने माता का नाम भी रखते थे, यानी कि कोई भी अगर राजा अपने नाम रखते थे तो उसके पहले वो अपने मम्मी का नाम लगाते थे, यानी कि माता का नाम लगाते थे। इतना ही नहीं, सातवाहनों की रानियां भी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सोचो, इतना ही नहीं कि सिर्फ सातवाहन के राजा ही मतलब प्रशासन देखभाल लोगों का करते थे, बल्कि उनकी रानियां भी देखभाल करते थे। और कभी कभी ऐसे भी देखने को मिला है कि कभी कभी वे नाबालिग राजा के संरक्षण के रूप में शासन करते थे। जब तक राजा का शादी भी नहीं होता था तब तक भी, उसके पहले भी उनकी रानियां इनको सपोर्ट करते थे। जरा सोचिए। ठीक है, ये समय अभी का ही नहीं है, समय बहुत पहले से भी चलता हुआ आ रहा है। सातवाहनों ने पहली बार भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। सातवाहनों ही ऐसे वंश थे जो पहली बार भूमि अनुदान करने की प्रथा को चलाए थे। नेक्स्ट आर्थिक। आर्थिक मतलब वहाँ का पैसा, लोग कैसे पैसा कमाते थे। ठीक है, आर्थिक मतलब यही होता है। सातवाहन युग आर्थिक संपन्नता का युग था। आर्थिक संपन्नता का मतलब उस टाइम आर्थिक की कोई कमी नहीं था, आर्थिक रूप से लोग संपन्न थे, बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास आर्थिक वृद्धि था। इस समय कृषि, शिल्प, व्यवसाय आदि का पूर्ण विकास हुआ। इसी समय कृषि वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। कृषि मुख्य पैसा था, इन लोगों का कमाने का मुख्य जरिया था कृषि। उस समय कृषि में प्रयुक्त होने वाले लोहे के उपकरणों की संख्या बढ़ गई। और उसी समय जो भी हम लोग मतलब हल चलाने के लिए या तो फिर कृषि को उपजाने के लिए जो भी औजार का जरूरत पड़ता था ना, उपकरण का, उसी टाइम उनका संख्या भी बढ़ते जा रहा था उस टाइम। लोहे के निर्मित हथियार, ठीक है, जैसे हो गया कावड़े, हंसियाँ, कुदाल, हल के फल, ठीक है, जो हम लोग हल जोतते हैं उसमें फर नहीं लगता है, इत्यादि उपकरण बड़ी संख्या में क्या हुआ, प्राप्त हुए उसी समय। ठीक है, इससे विस्तृत कृषि का आभास मिलता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कृषि का उपज बढ़ रहा था। चावल एवं कपास की खेती मुख्य रूप से होती थी वहाँ पे। जो चावल है और खेती है किसका, कपास का, ये मुख्य रूप से वहाँ पे हुआ करता था। कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का भी इस समय उदय हुआ। कृषि तो होता ही था, उसके साथ साथ और भी सारे बिजनेस व्यवसाय का भी विकास हुआ। सोने के आभूषण भी बनाए जाते थे, उस टाइम पैसा कमाया जाता था। समुद्र द्वारा विदेशों से, विशेषकर रोमन साम्राज्य से इस समय व्यापार का विकास हुआ था। यानी भारत के लोग, यानी जो ये भारत में ही तो ये वंश फैला ना, ये जो राजवंश है कहाँ में फैला था, भारत में ही फैला था। तो ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, कहाँ से, रोमन साम्राज्य से। ठीक है, इस बंदरगाह यानी बंदरगाह के द्वारा, यानी कि समुद्र के द्वारा, ठीक है, विदेशी व्यापारी अपना सामान भारत ले आते थे। और यहाँ जो भारत में व्यापार होता था वो कहाँ ले जाते थे, विदेश ले जाते थे। और मुख्यतः मसाले हो गया, कच्चे माल का निर्माण करता था तथा विदेशी से सोना, शीशे का बर्तन
बढ़िया शराब और वस्त्र इत्यादि मंगवाया जाता था। कुछ सामान भेजा जाता था, कुछ सामान वहाँ से लाया जाता था। अब देखते हैं धार्मिक, वहाँ का धर्म की व्यवस्था कैसा था। तो सातवाहन अभिलेखों में इंद्र, सूर्य, वरुण आदि वैदिक देवताओं एवं अज्ञों का उल्लेखन मिलता है। अज्ञ हम लोग जो नहीं कराते हैं, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे देवता हैं अज्ञ कराते हैं, तो उस टाइम वहाँ के लोग भी ऐसा ही किया करते थे। अगों के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को बहुमूल्य दान भी दिए जाते थे। अग कौन करवाते थे? ब्राह्मण करवाते थे, और ब्राह्मण को बहुत सारा दान भी दिया जाता था लोगों के द्वारा। कृष्ण वासुदेव की पूजा भी प्रचलित थी वहाँ पे। कृष्ण और वासुदेव भगवान की क्या किया जाता था? पूजा किया जाता था। नेक्स्ट कि उन्होंने बौद्ध धर्म के विकास को भी विकसित किया। उस टाइम बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब चलता था, तो उस टाइम बौद्ध धर्म को लोग अपनाए हुए थे और इसका विकास भी किए, है ना। बौद्धों को भी भूमि दान अनुदान दिया गया। जो बौद्ध धर्म वाले लोग थे ना, उसको भी भूमि का दान दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शिक्षा और भाषा। वहाँ पे कौन सा शिक्षा कैसे मिलता था लोगों को, क्या भाषा बोलते थे। तो सातवाहनों के अधीन शिक्षा, भाषा एवं साहित्य का भी अशिष्ट प्रगति हुआ, ठीक है। यानी उस टाइम शिक्षा भाषा का बहुत ज़्यादा प्रगति हुआ। ब्राह्मण एवं बौद्ध दोनों शिक्षा प्रचार का कार्य किया। यानी ब्राह्मण जो लोग थे, बौद्ध धर्म जो लोग थे, वो सभी का सभी क्या किया? शिक्षा का बढ़ावा किए, भाषा का आगे बढ़ाने का काम किया। विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाता था। अध्यापक जो पढ़ाते थे उसको राज्य एवं धनी व्यक्तियों के द्वारा अनुदान दिया जाता था कि ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो राज्य के द्वारा तो फिर जो अमीर लोग थे उसके द्वारा कुछ अनुदान दिए जाते थे। मतलब बहुत अच्छा व्यवस्था था। इस युग में प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, ठीक है। उस टाइम प्राकृतिक भाषा का क्या हुआ था? विकास हुआ था। और अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था। अब देखते हैं कला सांस्कृतिक, कि वहाँ के लोग कला यानी उसके अंदर क्या क्या गुण था, कैसे वो लोग चलते थे, उसका सांस्कृतिक रीति रिवाज क्या था वहाँ का। तो सातवाहनों के अधीन भी पकाई गई ईंटों, खपड़ों एवं घेरेदार कुओं का प्रचलन देखने को मिलता था। जैसे भी हम लोग ईंट बनाते वैसे पहले ही बनाते थे, खपड़ा वाला वहाँ भी घर होता था। और जैसे हम लोग कुआं बनाते हैं, ठीक है, वैसा वहाँ पे भी क्या हुआ करता था? कुआं हुआ करता था, ठीक है। और कुआं क्या किया, जैसे हम लोग गोल नहीं बनाते वैसे ही कुआं को गोल बनाए हुए था और घेरते थे उसको, ठीक है। जल की निकासी के लिए जो जल निकालते थे ना, उसके लिए ढकी हुई नालियाँ भी, हम लोग जो गांव से नली निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं? नली को ढक देते हैं। वैसे भी वहाँ भी प्रचलन था। शहरों की घेराबंदी की गई थी, यानी कि इस शहर कितना दूर तक है इसके बार बार से बाउंड्री की तरह घेर दिया जाता था, ठीक है। अनेक मंदिर एवं गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई जाती थी, ठीक है। इन इमारतों की छतों एवं दीवारों पर सुंदर रंगीन चित्र भी बनाए जाते थे, समझ गए। मतलब पेंट भी किया जाता था। इतना भी उन लोगों के पास ज्ञान था। सोचो आज से कितना साल पहले की बात है, और ये सब चीज़ें हमें अभिलेखों से मिलता है। कोई आदमी खुद आंखों से नहीं देखा है, ये अभिलेखों से मिलता है, कई सारे स्रोतों से मिलता है, ठीक है। जो पहले से लिखा हुआ उन्हीं के साक्ष्य प्रूफ के तौर पर ये सब जानकारियां हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा दोस्तों, कनिष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन करें। या तो आ जाए कुषाण की उपलब्धियों का वर्णन करें या द्वितीय अशोक की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो आंसर आपको सेम लिखना है। कनिष्ठ को ही कुषाण और उसी को द्वितीय अशोक बोला गया, ठीक है। तो आंसर आपको बिल्कुल क्या लिखना है? सेम लिखना है दोस्तों। इस वीडियो को देखिए पूरा, 100% आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनिष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा कि कनिष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले देखेंगे कनिष्ठ का परिचय, उसके बाद हम देखेंगे इसका उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। तो कनिष्ठ से रिलेटेड किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, आपको हर एक क्वेश्चन में ये आंसर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी यहाँ पे कंटेंट मिलता है 100% रियल, ठीक है, एंड आपको बहुत ही सिंपल एंड सरल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए कनिष्ठ का परिचय, सबसे पहले जानेंगे कनिष्ठ का परिचय। तो कनिष्ठ जो है वो कुषाण वंश का सबसे महान राजा था, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे महान राजा था, ठीक है। जो कुषाण वंश था ना, उसका सबसे महान राजा था कनिष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ अपने पिता भीम कड़फिसेस के बाद कुषाण साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। मतलब कनिष्ठ जो था वो कहाँ के राजा थे? तो कुषाण वंश के राजा थे। कहाँ के थे दोस्तों? कुषाण वंश के राजा थे। और ये किसके बाद? तो निश्चित सी बात है कि जब इसके पिता का डेथ हुआ होगा, पिता जब मरे होंगे इसके, उसके बाद ही ये वहाँ का राजा बने होंगे। तो इनके पिता का नाम क्या था? भीम कड़फिसेस, ठीक है, जिनकी मृत्यु के बाद ही कुषाण साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, ठीक है। कुषाण वंश पर कई महान राजाओं ने शासन किया। कुषाण जो वंश था इस पर कई महान राजाओं ने शासन किया, लेकिन कनिष्ठ को सबसे महान माना जाता है। ऐसा नहीं था कि कुषाण वंश पर सिर्फ कनिष्ठ ही अपना शासन किया, नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे और इसके बाद भी बहुत सारे शासन आए, बहुत सारे ऐसे राजा आए जो यहाँ पे शासन किए, लेकिन इनके जैसा महान शासक कोई भी अभी तक बन नहीं पाए, ठीक है। ये सबसे महान माने जाते थे। वह एक शक्तिशाली और निडर नेता थे। वो कैसा नेता थे? शक्तिशाली एवं निडर नेता थे। उसके शासनकाल में शांति और समृद्धि का बोलबाला था। यानी जब इनका शासनकाल चल रहा था ना, तो उस टाइम पूरा शांति का माहौल बना हुआ था और समृद्धि हो रहा था, मतलब विकास भी हो रहा था, ठीक है। और इन्हें इतिहास के सबसे बड़ा सफल शासकों में से
के रूप में याद किया जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि इसको इतिहास का सबसे बड़ा सफल शासक में से गिना जाता है। कनिष्क के शासनकाल को अक्सर 170 से 150 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, ठीक है, कि इन्होंने 170 से लेकर के 150 तक शासन किया है, अपना राजपाट चलाया है। हालांकि ये भी जो डेट दिया गया ना, वो बहुत सारे विद्वानों के बीच सटीक तिथियों पर बहस होती है, मतलब भेदभाव है। अभी भी इसका सटीक जानकारी नहीं मिला कि कब से कब तक इन्होंने शासन किए हैं। फिर भी एक इतिहासकारों के अकॉर्डिंग 170 से 150 माना जाता है, ठीक है। तो ये कनिष्क की परिचय था। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक बार आपको समझने पढ़ने के बाद या तो फिर देखने के बाद निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कनिष्क की उपलब्धियाँ। कनिष्क की उपलब्धियाँ को देखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कनिष्क ने युद्ध, धर्म, कला, प्रशासन आदि के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल किए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। उपलब्धियां मतलब क्या, इसका अच्छाई अगर एक तरह से बोले तो, ठीक है। तो कनिष्क ने युद्ध में जीता, धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, कला मतलब वहाँ का जो मूर्तियाँ वगैरह बनता था, प्रशासन मतलब जो वहाँ पे राजपाट चलाते थे, सभी के क्षेत्र में इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी भरा हुआ था। हर चीज़ में ये महारत हासिल किए हुए थे, ठीक है। इसलिए इनका जो उपलब्धियां हैं ना वो निम्नलिखित, यानी कि बहुत सारे इसको उपलब्धियां हैं। तो देखते हैं एक करके। मगध का विजय, इन्होंने मगध पर अपना विजय पा लिया, ठीक है। मगध जो क्षेत्र था उसको अपने कब्जा में कर लिया। तो देखिए इस विजय का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि सच में मगध पर विजय किए थे या नहीं किए थे। फिर भी बौद्ध परंपराओं के अनुसार कनिष्क ने मगध पर विजय प्राप्त की। फिर भी बौद्ध परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कनिष्क ने मगध पर विजय प्राप्त किया था और मगध को अपने साथ लिया था, मगध के क्षेत्र को अपने में मिलाया था, ठीक है। मतलब मगध को जीत लिया था, ठीक है, ऐसे समझिए। इसी तथ्य से स्वीकार किया जा सकता है कि कनिष्क ने मगध पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो मगध पर कनिष्क ने क्या किया, विजय प्राप्त किया। ये पहला हो गया, इसका पहला। तो बस आपको इतना याद रखना, मगध पर विजय, कनिष्क का जो पहला हमारा इसका उपलब्धि वो क्या है, मगध पर विजय। दूसरा क्या है, कश्मीर विजय, कश्मीर पर विजय। देखिए कश्मीर को बहुत बड़ा प्रशासन अपने पूर्वजों से मिला था। कश्मीर को एक बहुत बड़ा प्रशासन मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र उसके पूर्वजों से यानी उसके बाप दादा से मिला था। यानी कश्मीर को क्या मिला था, एक बड़ा सा उसके दादाजी या तो फिर उसके पहले के लोग बड़ा सा क्षेत्र इनको दे करके गए थे, प्रशासन, ठीक है, बहुत बड़ा प्रशासन दे करके गए थे। लेकिन अधिकांश भाग जो वो आ रहे थे ना वो बाहर था, यानी भारत से बाहर आ रहा था, ठीक है। उसने शासन बनते ही भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाया। मतलब कश्मीर का बात चल रहा है कि कश्मीर को बहुत बड़ा प्रशासन उनके पूर्वजों ने दे करके गए थे, ठीक है। जिनका अधिकांश भाग जो क्षेत्र दे करके गए थे कश्मीर को, जिनका कश्मीर का अपना था, वो अधिकांश भाग भारत से बाहर था। अधिकांश भाग जो था वो कश्मीर में नहीं, कश्मीर से बाहर था। और जैसे ही यहाँ पे जो कनिष्क हमारे राजा हैं, शासक हैं, जैसे ही अपना शासन व्यवस्था में आते हैं, जैसे ही वो शासक बन जाते हैं, वो अपना भारत में अपना साम्राज्य बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब जो भारत से बाहर जो क्षेत्र जा रहा था ना, वहाँ तक भारत को बढ़ा करके कर दिया, ठीक है। कौन, यही कनिष्क, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं चीन से युद्ध, ठीक है दोस्तों। चीन से युद्ध, अभी यहाँ पे समय हो रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। 11 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है। रात के 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ जाग करके, नींद पूरा मतलब कि जो दिन रात वीडियो बना रहे हैं ना उसकी वजह से बहुत सारा नींद आ रहा है, फिर भी वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। चीन से युद्ध, अब देखिए चीन से जब युद्ध हुआ ना तो उसमें भी इन्होंने क्या कर गए, वहाँ पे जीत गए। सबसे बड़ा इनका उपलब्धि तो यही है कि चीन से भी ये युद्ध जीत गए। तो कनिष्क द्वारा चीन विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। कनिष्क के पूर्वज चीन को वार्षिक कर देते थे, यानी कि जो कनिष्क के पूर्वज थे ना, यानी कि जब कनिष्क नहीं आए थे तो कनिष्क से पहले भी तो इसके बाप दादा होंगे ना, तो वो क्या करते थे, चीन को वार्षिक मतलब हर एक साल में कर देते थे, टैक्स देते थे चीन को। लेकिन जैसे ही कनिष्क ने शासक बन गया, कर देने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप दोनों में युद्ध हो गया, चीन में और यहाँ पे कनिष्क में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो चीन के सेनापति थे वो कनिष्क को पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया। और यह प्रसिद्ध सेनापति पान चाओ था। और उस टाइम चीन में जो सेनापति थे वो पान चाओ थे। तो पान चाओ ने क्या कर दिया, कनिष्क को हरा दिया। परंतु जैसे ही पान चाओ का मृत्यु होता है, खत्म होते हैं, उसके बाद कनिष्क ने इसको देख रहते हैं। और जैसे ही उनका सेनापति, जो चीन के सेनापति थे, उनका मृत्यु होता है, वैसे ही कनिष्क ने पुनः चीन पर आक्रमण कर दिया और चीन पर विजय प्राप्त कर लिया। इसको कहते हैं हौसला, इसको कहते हैं बदला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रसार, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म को जोर शोर से प्रचार किया, ठीक है। अब
इसको इसका उपलब्धि में अच्छाई में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत ही अच्छा धर्म था, ठीक है। और उनको इन्होंने क्या किया, फॉलो किया, उनको बढ़ाया, उनका प्रचार प्रसार किया, इनको सच्चा माना, इनको सही माना, ठीक है। इतना बड़ा शासक होते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किए और उसी समय उसके ही काल में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, एक हीनयान और एक महानयान, ठीक है। एक हीनयान और एक महानयान। महानयान कौन थे, वो लोग आते थे महानयान में जो मूर्ति का पूजा पर विश्वास करते थे, और जो मूर्ति के पूजा पर विश्वास नहीं करते थे वो हीनयान हो गया। पहले तो बौद्ध धर्म एक ही थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, दो भाग में बट गए। जब ये हमारा आए थे कौन शासक, कनिष्ठ, ठीक है। तो हीनयान और महानयान बट गए। कनिष्ठ ने महानयान शाखाओं को अपनाया, ठीक है। तो कनिष्ठ ने कौन सी शाखाओं को अपनाया, महानयान को अपनाया, ठीक है। उसने इसके प्रचार के लिए निम्नलिखित कार्य किए। अब जो कनिष्ठ थे वो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए दूसरे देश में, ताकि इसका प्रचार हो, ये बढ़े फूले, ठीक है, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। देखिए, पहला, कनिष्ठ ने विदेशों में प्रचारक भेजे, मतलब विदेशों में प्रचारक भेजे, मतलब प्रचार करने वाले व्यक्तियों को विदेश में भेजे, जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म मध्य एशिया में फैल गया, चीन में फैल गया, जापान आदि जैसे देशों में फैल गया, और बौद्ध धर्म का बोलबाला होने लगा, इनका विकास होने लगा, ये दूर दूर तक इनका पहुंच होने लगा, ठीक है। तो कनिष्ठ ने विदेशों में भी प्रचारक भेजा, ने प्रचार करने वालों को भेजे, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, कनिष्ठ ने बुद्ध की मूर्तियां बनाकर देश के विभिन्न भागों में स्थापित करवाए। यानी कनिष्ठ ने क्या किया, बुद्ध की मूर्ति बना लिया, ठीक है। बुद्ध की जो थी मूर्ति उनको बना करके अलग अलग देशों में स्थापित कर दिया, लगा दिया, ताकि लोगों का पहचान बढ़े इससे, ठीक है, लोग इसको पहचान सके, इससे बौद्ध धर्म का विकास हो सके, जिसके कारण जनता में महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा बढ़ी और बौद्ध धर्म अपनाने लगे लोग। तीसरा, उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया। उन्होंने क्या किया, जो कश्मीर में चौथा बौद्ध सभा का आयोजन भी करवाया, ताकि बौद्ध धर्म का क्या हो, प्रचार हो। यहाँ बौद्ध धर्म के नियमों को सरल बनाया गया, ताकि लोग आसानी से इनके बारे में जान सकें। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, अशोक की भांति कनिष्ठ भी बौद्ध भिक्षुओं को सहायता के रूप में बहुत सारा धन भी दिए। देखिए, अशोक, इसके पहले जो अशोक थे ना, वो भी बौद्ध धर्म में जो भिक्षु लोग इसका प्रचार प्रसार करने में अपना मेहनत वगैरह लगाते थे ना, उनको पैसा दे देते। ठीक, ऐसा ही कनिष्ठ भी बौद्ध धर्म के जो भिक्षु लोग थे ना, जो भिक्षुओं को सहायता के रूप में बहुत सारा धन दिया करते थे, भिक्षु लोग वो थे जो इनके प्रचार प्रसार में मदद करते थे। तो उन लोगों के लिए भी तो रोटी पैसा चाहिए ना, तो भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया, और भिक्षुओं को सहायता कौन देते थे, कनिष्ठ देते थे। ठीक है, क्योंकि लोग प्रचार प्रसार करते थे ना, मेहनत लगता था ना। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में सुधार करके उसको सरल बनाया गया। भिक्षुओं को कठोर जीवन पसंद नहीं था, जो भिक्षु लोग थे ना, उसको कठोर जीवन पसंद नहीं था। अतः महानयान शाखा का प्रचलन आरंभ हो गया। उसके बाद ही क्या हुआ, महानयान आने लगा, क्योंकि भिक्षुओं को कठोर जीवन पसंद नहीं था, इसलिए महानयान को अपना लिया गया। ठीक है, इस नई शाखा ने संस्कृत भाषा को अपनाया और बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा आरंभ कर दिया। उसके बाद क्या किया, मूर्ति का पूजा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया महानयान को अपनाया था इन लोगों ने। ठीक है, तो महानयान में मूर्ति पूजा किया जाता था, तो मंत्रों को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा और मूर्ति का बना करके उसका पूजा करना ही शुरू कर दिए लोग। ठीक है, अब देखते हैं कला का विकास। कला मतलब मूर्तियां वगैरह बनाना। ठीक है, तो कनिष्ठ एक महान निर्माता भी थे, मतलब कोई भी चीज़ों का निर्माण करने के लिए इसके पास अंदर गुण था। लोगों से निर्माण करवाते थे, क्या निर्माण करना नहीं करना है। ठीक है, उसने अनेक नगरों की स्थापना किया, अनेक नगर की स्थापना किया, अलग अलग शहरों की स्थापना किया। उसके शासनकाल में अनेक प्रसिद्धि नगर बने, अनेक प्रकार की नगरें बनी, और इन नगरों में सुंदर सुंदर मूर्तियाँ की कलाकृतियाँ स्थापित की गई, अलग अलग मूर्तियाँ बना करके स्थापित किए गए। छठा, साहित्य का विकास। साहित्य मतलब अनेक प्रकार के ग्रंथों वगैरह का रचना किया गया। ठीक है, तो कनिष्ठ के शासनकाल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुआ। एक ग्रंथ में ऐसा भी लिखा गया कि भारत में कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जो भारत की जड़ी बूटियों से ठीक ना किया जाए, ऐसा भी ग्रंथों में लिखा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार का विकास। ठीक है, यानी कि व्यापार का विकास, व्यापार मतलब वही व्यापार। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार का क्या हो गया, हमारा विकास हो गया। ठीक है, तो देखिए कोई भी देश में ना अगर व्यापार का विकास होगा ना, तो वो देश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो व्यापार का विकास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जो कनिष्ठ का शासनकाल था ना, तो उसमें भी क्या हो रहा था पता है, व्यापार का बहुत ही तेजी से विकास हो रहा था, जिसकी वजह से ना इनका उपलब्धि और बढ़ गया। ठीक है, तो कनिष्ठ का साम्राज्य बहुत ही विशाल था, इनका साम्राज्य जो था बहुत बड़ा विशाल था, ये बहुत ही एरिया में अपना शासन चला रहे थे। ठीक है, उसकी सीमाएं रोम, पर्थिया और चीन को छूती थी। इनकी जो सीमाएं थी ना, यानी कि जहाँ पे कनिष्ठ अपना शासन चलाते थे, तो इनकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कौन कौन थे, रोम, पर्थिया और चीन को छूती थी, इन दो क्षेत्रों को छूती थी। इसके अलावा और भी सारे क्षेत्रों को छूती थी। ठीक है, इन साम्राज्यों से व्यापार होना स्वाभाविक था, और यही सब राज्यों से क्या होते थे, यही सब क्षेत्रों से, चीन से और रोम से, यहाँ से क्या होता था, व्यापार का
आवागमन होता था, यानी कुछ सामान आता था कुछ सामान जाता था। उसके काल में भारत में गर्म मसाले, उसी समय यानी कि कनिष्क के ही शासनकाल में भारत में गर्म मसाला, रेशम, बुद्ध की मूर्तियाँ, जड़ी बूटियाँ, मलमल, हाथी दांत आदि जैसे वस्तुएं निर्यात की जाती थी, मतलब दूसरे देश में भेजी जाती थी। ठीक है, विदेशों से भारत में सोना चांदी की वस्तुएं आयात होती थी, मतलब आती थी। ठीक है, ऊपर जो मैंने आपको बताया वो हमारे देश से जाती थी, निर्यात होती थी, और जो नीचे सोना चांदी से बनती थी वस्तुएं वो हमारे देश में आती थी। इस प्रकार से व्यापार का आवागमन होता था, आता था जाता था। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियाँ मुख्यतः यूनान भेजी जाती थी। जो बुद्ध की मूर्तियाँ होती थी ना वो यूनान भेजा जाता था, जिनकी संख्या 1-2 हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में हुआ करती थी। ठीक है, सोचिए इसको इतना महान योद्धा क्यों माना गया, महान शासक क्यों माना गया। देखिए कितना तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, उस टाइम इनके पास कितने अंदर गुण भरा हुआ था कि ये इतना अच्छा से मैनेजमेंट करते थे सब चीज़ों को, कि हमारा साम्राज्य कैसे विकास करेगा। तो इसके लिए व्यापार का भी विकास किए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बल को दिखाएं। उसके अंदर तो बल था ही था, वो चाहते तो अपना ज़िंदगी बहुत अच्छा से चला लेते। ठीक है, लेकिन नहीं, वो अपना गुण को दिखाएं। ठीक है, 8वां कुशल प्रशासक, वो एक कुशल प्रशासक भी थे। कनिष्क का शासन प्रबंधन भी उत्तम था, यानी वो हर एक चीज़ को शासन राजपाट अच्छा से चलाते थे। शासन की सारी शक्ति उसके हाथ में थी, शासन व्यवस्था की सारा शक्ति उसके हाथ में था। उसका साम्राज्य बहुत से प्रांतों में बटा हुआ था। उनका जो साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य था ना, वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, अतः उसने साम्राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना किया, और वो अपने साम्राज्य में पूरा का पूरा शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। उसका व्यवहार कठोर तो था, परंतु अन्यायपूर्ण नहीं था, मतलब गलत नहीं करते थे वो, भले वो कठोर थे। कभी भी उसके साम्राज्य में विद्रोह नहीं हुआ अभी तक, कि उसके साम्राज्य के अंदर ही विद्रोह हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, नहीं। उसका साम्राज्य सुख शांति से समृद्धि था, सुख शांति से भरा हुआ था। इस कारण व्यापार उन्नत हुआ। अब यही कारण है कि उसका व्यापार जो हुआ वो खुले तरीक़ा से उन्नत हुआ, व्यापार में विकसित हुआ, और प्रजा समृद्धि थी। ठीक है, और उनकी प्रजा क्या थी, बिल्कुल समृद्धि थी। वो जो शासक थे बिल्कुल क्या थे, समृद्ध थे, उसके अंदर गुण भरा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से दोस्तों खत्म हो गया ये क्वेश्चन। थोड़ा अगर हम अच्छे से नहीं समझा पाए होंगे तो क्षमा चाहते हैं दोस्तों, नींद भी आ रहा है, फिर भी हम ज़बरदस्ती वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, बट क्षमा चाहेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही दिन होगा थोड़ा सा सो लेते हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छा तरीका से फिर से वीडियो बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जैसा भी आपको लगा, अच्छा से समझ में आया या नहीं आया, कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इससे क्या होता है, सुधार करने में या तो फिर क्या कमी है वो हम लोगों को खुद से उसको हम सुधार करने का प्रयास करते हैं, कि कहाँ पे हम लोगों को सुधार करना और कहाँ पे नहीं करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करें। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, जब हम आपको ट्रिक बताएंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 6 पेज 7 पेज 8 पेज जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रिक बताएंगे, और उसी ट्रिक के माध्यम से आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, पूरा इसकी उपलब्धियों के बारे में हम बताएंगे, और एक भी कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ही ये सब डायग्राम बना रखा है। ठीक है, और इसको बस मैं आपको समझाऊंगा, आधा नहीं करना है, बस ये आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन इतना आराम लगने लगेगा ना, इतना इजी लगने लगेगा ना, कि जैसे आप पहले सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते दोस्तों वंश का। देखिए, सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, है ना, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, पलवन वंश, आदव वंश, पाल वंश, लोहार आया, फिर चौहान आया। पहले हुआ क्या होता था दोस्तों, देखिए, मान लो कि नंद वंश बना दिया गया। ठीक है, अब ये नंद वंश में एक राजा रहते थे, ये सारे राजपाट को चलाते थे। ठीक है, फिर इसी का बेटा राजा बनते थे और वो सारा राजपाट चलाते थे, फिर उसी के बेटा राजा बनते थे और वो सारा राजपाट को चलाते थे। जब तक एक ऐसा राजा, जब तक वो कमजोर नहीं पड़ता था, तब तक दूसरा वंश बनता ही नहीं था। अब मान लो इसका एक बेटा जो है, यानी कि ये राजा कमजोर पड़ गया। ठीक है, तो इसको हरा करके फिर नया से एक वंश बन गया, कौन सा, मौर्य वंश। फिर मौर्य वंश में बहुत सारे राजा लोग आते थे। ठीक है, ताकतवर राजा लोग, और वो लोग शासन करते थे, जब तक उस राजा में से एक कोई कमजोर नहीं पड़ जाते थे। ठीक है, और दूसरा कोई राजा नहीं जीत जाते थे, तब तक दूसरा वंश बनता ही नहीं था। ऐसे ही करते करते आदव वंश भी आए, बहुत सालों तक आदव वंश लोग राजपाट किए। ये आया, फिर उसके बाद वो राजा, फिर उसके बाद वो राजा, उसके बाद वो राजा। जब कोई राजा कमजोर पड़ जाते थे, वैसे ही दूसरा वंश उसको हरा करके नया वंश बना देते थे। ठीक है, तो हमें जो इस क्वेश्चन में वंश पढ़ना हो, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, गुप्त वंश। इसके पहले सातवाहन वंश पढ़े होंगे आप लोग, इसके बाद कुषाण वंश आया, उसके बाद गुप्त वंश आया। ठीक है, तो उसी गुप्त वंश के बारे में हमको पढ़ना है, एक गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में भी बहुत सारे राजा हैं। पहले श्री गुप्त राजा हैं, ये ताकतवर थे।
तो गुप्त वंश चलता रहा। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, इसका नाम ही प्रथम है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पहली बार आए होंगे इसलिए प्रथम लिखा गया, नहीं, इसका नाम ही प्रथम है, ठीक है। तो फिर दूसरा गुप्त वंश को चलाने वाले राजा कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उसके बाद इसको चलाने वाला राजा कौन आया? समुद्रगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त आया, फिर सकंदगुप्त आया। धीरे ऐसे ऐसे ये राजा लोग आते गए, ठीक है। अब ये राजा लोग आते गए और धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। जैसे ही कमजोर पड़े उसके बाद गुप्त वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। और जैसे ही गुप्त वंश खत्म होगा वैसे ही चोल वंश आ गया फिर, ठीक है। तो इसमें हमें किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है कि एक गुप्त वंश था, उसका जो शासक था वो क्या थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। लेकिन इससे पहले श्री गुप्त है, तो इसको संस्थापक माना जाता है, श्री गुप्त को। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वास्तविक जो इसका संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया, ठीक है। हाँ, ये पहली बार आए हैं पहले नंबर पर, इसलिए इसको संस्थापक माना जाता है। लेकिन जो सच का वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना। एक पॉइंट यहाँ पे आपको और भी याद रखना है कि गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। और चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो घटोत्कच था। क्या था? घटोत्कच, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर इतना आसानी तरीका से आप समझ जाओगे ना कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतना आसान तरीका से हम समझेंगे, ठीक है। देखिए अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां, इसके पहले जो हम ट्रिक बताएं वो कहीं आप लिख लीजिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले परिचय, घटोत्कच। आपको बताए थे कि चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे? पिता थे। तो घटोत्कच के बाद जो गुप्त वंश है उसका अगला उत्तराधिकारी घटोत्कच का पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। मतलब ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो घटोत्कच के बेटा थे और ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे, पता है ना, ठीक है। इसका शासनकाल 319 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य का बहुत ही अधिक विस्तार हुआ और जिस टाइम चंद्रगुप्त प्रथम शासन चला रहे थे ना उस टाइम उसका बहुत ही अधिक विस्तार हुआ, बहुत ही बढ़ावा हुआ। इसके अलावा उनके शासनकाल में कला, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान और अनेक प्रकार के तकनीकों क्षेत्र में भी प्रगति हुआ। मतलब प्रगति ही प्रगति हुआ, जिसके कारण इनके शासनकाल को, किसके शासनकाल को? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारत के इतिहास को स्वर्ण युग भी माना जाता है, यानी सोना का युग माना जाता है, ठीक है। तो घटोत्कच के ही जो बेटा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। अरे किस वंश से आते थे? तो गुप्त वंश से आते थे, ठीक है। चलिए, ये इसका हम लोगों ने परिचय देखा, ठीक है। अब इसी का कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसके शासनकाल में गुप्तों की शक्तियां के साथ ही साथ प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुआ। मतलब गुप्त मतलब क्या? जो गुप्त वंश के लोग, राजा जो लोग थे ना, उसके पास शक्तियां तो प्राप्त था ही था, इसके साथ साथ लोगों को प्रतिष्ठा भी मिलता था, ठीक है, इज्जत भी मिलता था। नेक्स्ट है कि इतिहासकारों के अनुसार गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम ही थे, ठीक है। यानी कि इतिहासकारों का मानना है कि जो गुप्त वंश है ना इसका पहला स्वतंत्र शासक जो है वो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। हालांकि गुप्त वंश का जो पहला शासक था वो श्रीगुप्त था, लेकिन स्वतंत्र वास्तविक जो माना गया वो किसको माना गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया है ना। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो गुप्त वंश को एक साम्राज्य के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में बनाया, इसको स्थापित किया, लागू किया। और यह प्रारंभिक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली भी थे और यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक रहे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। आपको पता होगा कि पहला इसका जो संस्थापक थे गुप्त वंश के, वो पहला संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। पहले आए थे श्रीगुप्त, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहला देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। सबसे पहला चंद्रगुप्त प्रथम क्या काम किए थे? तो साम्राज्य की स्थापना किए थे, है ना। साम्राज्य की क्या किया था? स्थापना, यानी साम्राज्य को बनाए थे गुप्त वंश को, और इसका विस्तार भी किए थे, इसमें बढ़ावा भी किए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मगध जो अभी कहाँ पे? बिहार में है, प्रयाग जो कि अभी इलाहाबाद में, और साकेत जो भी अयोध्या को बताया जाता है, ये सभी को अपने अधीन किया। मतलब ये सब जगह को जीत लिया और अपने अंदर में कर लिया। सोचिए,
उनकी साम्राज्यवादी नीति ने गुप्त वंश को एक छोटे राज्य से एक विशाल साम्राज्य बना दिया। गुप्त वंश बहुत छोटा था, लेकिन उसके शक्ति से, उसके कारोबार से क्या हुआ, एक जो गुप्त वंश एक छोटा राज्य था वो एक विशाल राज्य बदल गया, विशाल राज्य में बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है शांति और स्थिरता का युग। यानी जब गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम जब तक रहे ना, तब तक वहाँ उस राज्य में वहाँ के लोग बिल्कुल शांत रहते थे और स्थिरता का युग माना जाता है। स्थिर रहते थे, शांत रहते थे ना। उनके शासनकाल में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति बनी रही, जिसने गुप्त वंश को अपनी शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने का क्या मिला, अवसर दिया। ठीक है, मतलब उस समय क्या हुआ, शांति और स्थिरता बना हुआ था, जिसके वजह से गुप्त वंश को आगे बढ़ने का मौका मिला। ठीक है, किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश को आगे बढ़ाने का मौका मिला। क्यों, क्योंकि वहां पे शांति बना हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम की विवाह। अब विवाह भी एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धियां हैं। कैसे, वो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश, ये भी एक वंश है। ठीक है दोस्तों, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, ठीक है, यहाँ कुमारी देवी से विवाह किया। ठीक है, मतलब जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, वो लिच्छवी वंश के राजकुमारी का नाम क्या था, कुमारी देवी से विवाह कर लिए। सीधा सीधे समझिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो लिच्छवी वंश के कुमारी देवी से क्या कर लिए, विवाह कर लिए। अब आगे देखिए फायदा क्या हुआ। यह विवाह गुप्त वंश के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। जो गुप्त वंश था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम थे, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। क्यों, क्योंकि इससे उन्हें लिच्छवी राज की आर्थिक और सैन्य शक्ति का समर्थन मिला। लिच्छवी राज का, क्योंकि वो जो शादी किए थे, उसका जो पत्नी थी, वाइफ थी, वो कहाँ की थी, लिच्छवी राज की थी। तो लिच्छवी राज से इसको आर्थिक रूप से, यानी पैसों मामले में, धन मामले में, और सैन्य शक्ति, सेनाओं के मामले में शक्तियां भी इनको क्या होने लगा, प्राप्त होने लगा। वहां से भी मतलब इनको सपोर्ट मिलने लगा। ठीक है, शादी करने के बाद। और इस विवाह को उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर चित्रित किया गया। और जो वो विवाह किए थे ना, वो अपना और अपने वाइफ का, जो यानी कि अपना और अपने राजकुमारी का, ठीक है, दोनों का फोटो जो सिक्का उस टाइम छपता था ना, उस पर फोटो लगाया गया था, जिसमें चंद्रगुप्त और उसके कुमारी देवी दोनों का छवि अंकित, यानी दोनों का फोटो अंकित था सिक्कों पर। सोचिए। ठीक है, चलिए, तो उनके विवाह भी एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि। जिस टाइम गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम थे, उस टाइम वहाँ पे आर्थिक समृद्धि में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, आर्थिक समृद्धि मतलब धन में। तो गुप्त काल में कृषि और व्यापार का विकास हुआ। उस टाइम कृषि और व्यापार का क्या हुआ था, अधिक से अधिक विकास हुआ था। मगध यानी बिहार में जो पटना है, ठीक है, मगध क्षेत्र की उपजाऊ भूमि ने अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया। उस टाइम उपजाऊ भूमि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से फसल भी बहुत अच्छा होते थे, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। उस टाइम सोने और चांदी का सिक्का चलते थे। सोचिए, जो उनकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाते थे। इससे ये पता चलता था कि वहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पर आर्थिक समृद्धि होता था। नेक्स्ट है राज शक्ति एवं महाराजा धीराज। मतलब राज शक्ति, उसके पास राजा का तो शक्ति था ही था, है ना। उसके बाद महाराजा धीराज की उपाधि भी प्राप्त था। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा, मतलब वो राजाओं के राजा भी थे। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो राजाओं के राजा थे, उसी को बोला गया महाराजा धीराज। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज, यानी जिसको बोलते हैं राजाओं के राजा, की उपाधि धारण की। मतलब उसको कितना शक्ति प्राप्त थी, जैसे कि राजाओं का राजा हो। ठीक है, जो उनके साम्राज्य की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाता है। ठीक है, जो उनके किसको दर्शाता है, तो उनके साम्राज्य को, उनके वंश के शक्ति को दिखाता है कि इसके पास इतना सारा शक्ति है। यह उपाधि गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को स्थापित करने में सहायक बनी। मतलब गुप्त वंश को, गुप्त वंश बोलो या गुप्त साम्राज्य बोलो, इसको आगे बढ़ाने में क्या मिला, सहायता मिला। ठीक है, किसकी वजह से, जो कि राजा के राजा कहलाते थे, यानी कि महाराजा धीराज कहलाते थे। नेक्स्ट है गुप्त संवत का आरंभ। देखिए दोस्तों, गुप्त संवत का मतलब क्या होता है, उसी टाइम, जिस टाइम चंद्रगुप्त प्रथम वहां का शासक बने थे, उसी टाइम किसका आरंभ हो गया, संवत का। संवत का मतलब होता है, इस संवत से क्या होता है, हमें अपने देश के बारे में गणना यानी जानकारियां प्राप्त होता है कि उस समय का काल कैसा रहा होगा, यानी कि पिछले काल की जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, तो उनके शासन काल में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ। ये गुप्त संवत से क्या होता है कि भारतीय काल की गणना होता है। भारतीय काल गणना का एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। ठीक है,
मतलब भारतीय काल गणना, मतलब भारत की जो काल व्यवस्था यानी कि पहले का उसका गणना का एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। मील पत्थर है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया इसको। इससे क्या होता था, भारत की काल के बारे में यानी कि बहुत पुराने चीज़ों के बारे में गणना किया जाता था, अध्ययन किया जाता था। ठीक है, तो उसी टाइम में इसका आरंभ हो गया गुप्त संवत का, उसी टाइम जिस टाइम चंद्रगुप्त प्रथम वहाँ के शासक बने हुए थे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संरक्षण। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने वैदिक संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने संस्कृति को और धर्म को क्या किए, बढ़ावा दिए। उनके शासन काल में ब्राह्मण धर्म को संरक्षण मिला, यानी उस टाइम जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे उसको संरक्षण मिला। ठीक है, किसकी ओर से, चंद्रगुप्त प्रथम की ओर से, जिससे समाज में स्थिरता आई, शांति बना रहा, है ना। गुप्त साम्राज्य के दौरान कला, वास्तुकला और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। जो लोग कला था, नहीं जिसके अंदर कलाकारी था, वास्तुकला, कोई वस्तु बनाने का डिजाइन, साहित्य को हो गया, ये सब लोगों को प्रोत्साहन मिला, आगे बढ़ावा मिला, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ये सब लोगों को ढूंढते चलते थे और इसको आगे बढ़ने का अवसर देते थे, है ना, जिसका बीज चंद्रगुप्त प्रथम के शासन में ही बोया गया। ठीक है, बीज मतलब हो गया इन लोगों को जो जिसके अंदर कला था, वस्तु बनाने की कला था, ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका उसी समय इन लोगों को मिला जब वो वहाँ के शासक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। अब देखते हैं निष्कर्ष दो। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो शासनकाल जो इनका रहा है वो गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त वंश की नींव को क्या किया गया, मजबूत किया गया। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और कूटनीति और विवाह और सैन्य सफलताओं के माध्यम से गुप्त वंश को एक महान साम्राज्य में परिवर्तन किया। शादी की वजह से भी ये आगे बढ़े थे, पता है ना। कूटनीति, इसके पास अच्छा नीति होता था। सैन्य सफलता मतलब इसके पास शक्तियां भी थी, इसके वजह से इन्होंने गुप्त वंश को बहुत ही आगे ले गया था, है ना। उनकी उपलब्धियां के कारण गुप्त वंश को स्वर्ण युग का भी नाम से जाने लगा। मतलब उनकी उपलब्धियां के कारण, उनके गुण के कारण, उनके योग्यता के कारण, उनके शक्तियां के कारण जो गुप्त वंश था, ठीक है, उसको एक स्वर्ण युग के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसके पहले हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बता दिए और हम बता रहे भी चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों में से कोई एक पक्का आएगा। ठीक है, बढ़िया से कर लीजिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। बिल्कुल इतना आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा कि अगर एक बार आप ट्रिक देख लेंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप 100 पेज में आंसर लिख करके आ जाएंगे। और आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस एक दो को थोड़ा सा डेट याद रखना, जैसे हो गया 375 और 415, इस प्रकार के डेट याद रखना, बाकी आपका यूं ही बन जाएगा, आपके माइंड में यूं ही सेट हो जाएगा। ठीक है, ये वो ट्रिक है दोस्तों जिसके माध्यम से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके हैंड में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पता है गुप्त वंश थे। ठीक है, गुप्त वंश में बहुत सारे राजा आए थे। श्रीगुप्त आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, समुद्रगुप्त आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। पहले अलग अलग वंश हुआ करते थे, जैसे यादव वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, राजपूत वंश हो गया। और उस वंश में एक व्यक्ति वहाँ का राजा है, फिर उसका बेटा ही वहाँ का राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही वहाँ राजा बनेगा। ऐसे ही एक गुप्त वंश थे और इसका पहला जो राजा था वो श्रीगुप्त थे, फिर इसका बेटा चंद्रगुप्त वन प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम बने, फिर उसका बेटा समुद्रगुप्त बने, फिर उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी दूसरा, ठीक है, वो बने। मतलब सब ये एक दूसरे के बेटा, इसका बेटा ये, फिर इसका बेटा ये और फिर इसका बेटा ये। आपको यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि यहाँ पे ज़्यादा श्रीगुप्त का बात नहीं चला है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम एक लिच्छवी वंश की कुमारी देवी से शादी किए थे। इसका बेटा जो समुद्रगुप्त था उन्होंने कुषाण वंश के लड़के से शादी किए थे। और जो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ये जो है राजा ये नागवंश के लड़के से शादी किए थे। इतना आपको यहाँ पे फिलहाल याद रखना। उसके बाद देखिए हमें पढ़ना चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इन्होंने शादी किए थे नागवंश की एक लड़की से, ठीक है। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इसका एक बेटी थी जिसका नाम है प्रभावती पुत्र। इसका जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, प्रभावती। और ये प्रभावती का जो विवाह है वो एक वाकाटक वंश के नरेश रुद्रसेन के साथ शादी करवा देते हैं। आखिर चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बेटी का यानी कि अपनी पुत्री प्रभावती का शादी अपने ही वंश में क्यों नहीं करवाते हैं, गुप्त वंश में ही, ये दूसरा वंश में क्यों ले जाते हैं। यानी कि वाकाटक ना, जैसे गुप्त वंश है ना वैसे ही एक वाकाटक भी वंश है। वहाँ का राजा कौन है, नरेश रुद्रसेन। तो इससे शादी क्यों करा दिया, ताकि वहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय को मदद मिल जाए। ठीक है, वहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या हो जाए, मदद मिल जाए, इसलिए वहाँ पर ये रिश्ता तय किए, ठीक है, ताकि फायदा हो। चलिए अब ये पता चल गया कि श्रीगुप्त का बेटा कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो अभी के क्वेश्चन में हमको पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका पापा कौन है, तो इसका पापा है समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसका दादाजी कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के पोता का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय,
ठीक है। और समुद्रगुप्त का बेटा का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बात आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए, अगर उधर आपका सब कुछ समझ में आ गया तो यहाँ भी आपको समझने से कोई भी रोक नहीं सकता, 100% समझ में आएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करना है। किसके बारे में बताना है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो थोड़ा सा इसका परिचय पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य बोलो चाहे गुप्त वंश बोलो, ठीक है, कि एक महान राजा थे। हम भी देखें बहुत सारे राजा थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारा आते गए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी गुप्त साम्राज्य के महान राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। आपको मैंने भी बताया, जाके देख लीजिए फिर से। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे और चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे, है ना। और उनका शासन काल जो शासन किया 375 से लेकर के 415 ईसा पूर्व तक रहा था, ईस्वी तक रहा था, ठीक है। 375 से 415 तक इन्होंने शासन किया, अर्थात कुल 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य इसके नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया इसका परिचय। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानते हैं पॉइंट दे करके। उनके शासन काल के दौरान कला का, वस्तु कला का और मूर्ति कला का, जैसे कला मतलब कुछ भी चीज़ बनाना, वस्तु बनाना, मूर्तियाँ बनाना, ये सब चीज़ों का विकास हुआ था। और प्राचीन भारत और पुराने भारत के संस्कृति का भी विकास हुआ था। सोचिए, पुराना भारत का संस्कृति भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था उस टाइम। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। गुप्त साम्राज्य मतलब गुप्त वंश का विस्तार हुआ, बहुत बड़ा लेवल पर इसको विस्तार किया गया। उन्होंने कला का, संस्कृति का, धर्म का, गणित और खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया। इन्होंने कला को बढ़ावा दिया, संस्कृत को बढ़ावा दिया, धर्म, गणित और खगोल और विज्ञान को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी जारी करने का काम किया। सोचिए, चांदी का सिक्का। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत में विकास हुआ, उसको स्वर्ण युग भी कहा गया। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जिस टाइम वो शासन राजपाट चला रहे थे उस टाइम जो भारत में विकास हुआ ना, बहुत तेजी से विकास हुआ, इसलिए उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, सोना का युग कहा जाता है। कि जिस टाइम चंद्रगुप्त द्वितीय थे उस टाइम हमारा भारत में सोना का युग था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का उपलब्धियाँ। तो इसके निम्नलिखित उपलब्धियाँ। पहला, शकों का दमन। ये शको एक राजा है, ठीक है। शको जैसे हो गया ना, शको एक राजा लोग है, ठीक है। तो इस शको राजाओं को क्या कर दिया? दमन कर दिया और उसको अपने में मिला लिए। वैवाहिक संबंध, वैवाहिक मतलब विवाह संबंध। ये देख रहे हैं, अपना भी शादी कर रहा है दूसरे वंश की लड़की से और अपना बेटी का भी शादी करवा रहे हैं दूसरे वंश से, ताकि वहाँ के राजा का मुझे क्या मिले? सपोर्ट मिले। तो ये वैवाहिक संबंध यानी कि विवाह में भी संबंध बना रहे हैं और ये भी एक इसका उपलब्धियाँ हैं, ठीक है। ये भी इसका एक पॉइंट ही है। धर्म के क्षेत्र में उपलब्धि, ये धर्म के क्षेत्र में भी इसको एक उपलब्धि देखने को मिलता है। साहित्यों के क्षेत्र में, साहित्य मतलब हो गया इसके पास बड़े बड़े विद्वान लोग भी है इसके अंदर, बुद्धिजीवी लोग जिसके पास अधिक से अधिक ज्ञान है वो भी इसके अंडर में है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, और इसका एक शासनकाल भी है, मतलब शासन भी तो किया ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के, इन्होंने सिक्के भी छापे चांदी के। चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय, इन्होंने विजय प्राप्त किया, अलग अलग जगहों में विजय प्राप्त किया। गणराज्यों पर विजय यानी कि इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। पूर्वी प्रदेश को भी अपने में मिला लिया। तो ये इसका हम लोग को देखना है विशेषताएं। अब हम लोग एक का करके देखेंगे सभी को, ठीक है। बस हम पढ़ते जाएंगे, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं शकों का दमन। तो चंद्रगुप्त के काल, यानी चंद्रगुप्त मतलब वही चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त के काल की सार्वजनिक महत्वपूर्ण घटना शकों की पराजय थे, ठीक है, पराजय थी। यानी शकों को इन्होंने हरा दिया, जो शकों के राजा थे ना उनको हरा दिए चंद्रगुप्त द्वितीय, पराजित कर दिए, हरा दिए। चंद्रगुप्त सर्वप्रथम तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी और साम्राज्य की रक्षा के लिए स्त्री वेश में जाकर राजा का वध किया। मतलब स्त्रियों का ध्रुव देवी और साम्राज्य की रक्षा के लिए स्त्री वेश में जाकर के, जरा सोचिए कि सबसे पहले क्या किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने? ध्रुव देवी और साम्राज्य की रक्षा के लिए, ठीक है, ताकि ध्रुव देवियों का और साम्राज्य की रक्षा हो सके, इसके लिए स्त्री वेश में गए। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय स्त्री बन करके गए और राजा का वध किए, राजा को हराए, राजा को अपने वश में किए, जरा सोचिए। और इसके पश्चात जब वह सम्राट बना तो उसने भारत के अन्य भागों को भी जीत गया। देख लिए शकों, ये जो शकों का दमन है ना, शकों का राजा, इनको कैसे हराए? तो स्त्री के वेश में जाकर के उसको वश किए, वध किए, अपने वश में किए, ठीक है। शकों के आक्रमण का भय समाप्त होने से, अब देखिए उसको, जो शकों के राजा थे उसको तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने हैंड में कर लिए, अपने अंदर कर लिए। अब जो एक भय बना हुआ था कि शकों के जो राजा लोग हैं वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग मजबूत लोग थे, उस शक, अब डर जो भय था वो खत्म हो गया। तो शकों के आक्रमण का भय समाप्त होने से चंद्रगुप्त द्वितीय की शक्ति, प्रतिष्ठा और प्रतिभा, सेनापतित्व में जन विश्वास
बढ़ा, यानी लोगों का विश्वास बढ़ा कि अब हमारे ऊपर जो शकों का आक्रमण होने वाला था उससे हम लोग बच गए। तो ये सारा खेल किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शक्ति का लोग उजागर करने लगे, उसका प्रतिष्ठा करने लगे, प्रतिभा को बताने लगे, सेनापतित्व में जन विश्वास बढ़ा सभी लोगों का। किसके प्रति? चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रति। यह लोकप्रियता विभिन्न राज्यों में इतनी अधिक थी कि अन्य राजाओं को विद्रोह करने से जनता की शक्ति का भय लगने लगा तथा वे शांत हो गए। मतलब देखिए, ये शको राजा को हरा दिए, इसके बाद लोगों इनका अंदर मतलब लोगों को इसके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया, लोकप्रियता हो गए। ठीक है, और सारे लोगों ने इसके क्या हो गए? प्रिय हो गए। उसके बाद जो अन्य राजा भी यहाँ पे हमला करने वाले थे ना, वो भी अब हमला करने से डरने लगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगने लगा कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो चंद्रगुप्त द्वितीय को मतलब बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उसके बातों पर चल रहे हैं। तो अगर हम वहाँ पे हमला करेंगे तो हो सकता है सभी लोग मिल करके हमारे ऊपर हमला कर दें। इसलिए अब कोई दूसरे राजा भी यहाँ पर आने से क्या होने लगे? डरने लगे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ के लोगों के बीच इतना प्यार बढ़ गया था ना कि इसका बात दूसरे राज्यों में चल रहा था, और फिर दूसरे राज्यों के जो राजा लोग थे वो यहाँ पे हमला करने के लिए फिर दोबारा नहीं आए। अब दूसरा देखते हैं वैवाहिक संबंध, यानी कि ये विवाह किस प्रकार से राजनीति को खेलते थे, अपना विवाह कहाँ करते थे, अपने पुत्री का विवाह कहाँ करवा देते थे, और इस प्रकार से भी वहाँ के राजाओं का ये दिल जीतते थे। ठीक है, यानी वहाँ से संबंध बनाते थे। देखिए, वैवाहिक संबंध, गुप्त वंश के विकास में वैवाहिक शब्दों का महत्वपूर्ण हाथ रहा। मतलब वैवाहिक संबंध यानी कि विवाह का संबंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाथ रहा। क्यों? देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, जैसे कि आपको पता है, चंद्रगुप्त प्रथम जो लिच्छवी के राजकन्या कुमारी देवी, आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, राजकन्या कुमारी देवी से विवाह किए थे, है ना, और ये सार्वभौम पद प्राप्त किया। मतलब इन्होंने क्या किया? लिच्छवी के राजकन्या कुमारी देवी से इन्होंने शादी किया था। ये कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम किए थे। सोचिए, चंद्रगुप्त प्रथम से ही ये विवाह करने का प्रथा यहाँ चल रहा है कि हर कोई अपने वंश में नहीं बल्कि दूसरे वंश में शादी करवा रहे हैं ताकि वहाँ का सपोर्ट मिल सके। उसके बाद देखिए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने भी शक कुषाणों से कन्याओं का उपहार पाया। मतलब समझिए, ये भी कुषाणों से ही, यानी जो कुषाण वंश थे ना, वहाँ के कन्याएं से क्या किया? ये शादी किए, वहाँ के रानियों से शादी किया, और वहाँ से भी इन्होंने उपहार पाया, वहाँ से भी सपोर्ट पाया। अब देखिए, बात आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। इन्होंने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति दृढ़ किया। ठीक है, सुदृढ़ किया। मतलब इन्होंने शादी किया और इससे भी वो अपने अंदर की जो शक्ति है ना उसको सुदृढ़ किया, मजबूत किया। क्यों? देखिए, इन्होंने जो शादी किया वो नागवंश में किया। नागवंश में वैवाहिक संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसका समर्थन प्राप्त कर लिया। मतलब जरा सोचिए, इन्होंने अपने वंश में शादी नहीं किया, ये नागवंश में शादी किया, और नागवंश में शादी किया और वहाँ से ये रानियों को लाए। ठीक है, और वहाँ से शादी करके इन्होंने वहाँ का समर्थन भी प्राप्त किया। वहाँ से इन्होंने शादी किया, वहाँ के राजा के बेटी के से शादी किया है, तो वहाँ का इसको सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जो गुप्त साम्राज्य के दृढ़ीकरण में बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है, जो गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश में के दृढ़ीकरण यानी मजबूती में बहुत ही बड़ा और उपयोगी सिद्ध हुआ। आगे देखिए, चंद्रगुप्त ने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती, अब यहाँ पे देखिए, ये अपने पुत्री का भी विवाह दूसरे वंश में करते हैं ना। अपने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक, देखिए कहाँ पे करते हैं? वकाटक वंश में करते हैं। किसके पास? तो नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवा देते हैं। वो भी एक राजा है, कहाँ का? वकाटक का। अब वहाँ पे शादी करवा दिया वकाटकों तथा गुप्तों के सम्मिलित शक्ति ने शकों का उन्मूलन कर डाला। अब देखिए यहाँ पे, अब वकाटकों का जो राजा है वो है कौन? इसका दामाद है, और गुप्त राज्य यानी गुप्त वंश का शासक खुद ये हैं। अब ये दोनों सम्मिलित शक्ति हो गई, दोनों मिल गए। अब इससे जो शकों का राजा था ना, जिसका बात मैंने पहले ही किया था, इस शकों का जो राजा से डर बना हुआ था कि वो लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे, अब ये शकों का राजा का डर खत्म हो गया। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही बताया था। गुप्तों की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, यानी कि ये गुप्त वंश की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि अपना शादी दूसरे वंश में कर रहे हैं, अपने बेटी का शादी भी दूसरे वंश में करवा दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुप्त वंश का एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है, जो कौन करके दिखाएं? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करके दिखाएं। उसके बाद धर्म के क्षेत्र में उपलब्धि, इन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी उपलब्धि पाए। ठीक है, तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय नहीं लिखे लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का बात चल रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था, एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था, ये धर्म से भी जुड़े हुए थे, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की है ना, प्रेम भागवत की बोलो या परम भागवत की बोलो, इन्होंने उपाधि धारण की, परंतु वह अन्य धर्मानुयायियों के प्रति भी सहिष्णु थे। मतलब सोचिए, ये जो धर्म अपनाते थे वो परम भगवत, ठीक है, परम
भागवत को उपाधि धारण किया, यानी परम भागवत को इन्होंने माना। लेकिन जो दूसरे धर्म को मानने वाले थे, परंतु वह अन्य धर्मानुयायियों का मतलब हो गया जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे, उसके प्रति भी ये सहिष्णु था, मतलब उसके प्रति भी ये खिलाफ नहीं था, उसका भी सपोर्ट करते थे, उसका भी मदद करते थे। उसने बिना किसी भेदभाव के अन्य धर्मावलंबियों, है ना, यानी कि जो दूसरे धर्म को मानते थे, को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया। मतलब उन लोगों को भी प्रशासन में उच्च पदों पर स्थापित किया। ये नहीं कि मतलब कि वो अगर कि दूसरे धर्म के लोग हैं तो उसको उच्च पद पर नहीं जाने देंगे, उच्च पद पर नौकरियां नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। जो अन्य धर्मावलंबियों थे ना, उसको भी उच्च पद पर इन्होंने नौकरियां दी, प्रशासन करने दिए, पद दिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो एक धर्मनिष्ठ वैष्णव थे, ठीक है, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, परंतु वह अन्य धर्मानुयायियों के प्रति भी सहिष्णु था, है ना, उसको भी मानते थे। भले ये दूसरे को अपनाए थे, लेकिन जो दूसरे लोग दूसरे धर्म को अपनाए थे उसको भी अपने सपोर्ट में लिए। उसने बिना किसी भेदभाव के अन्य धर्मावलंबियों को प्रशासन के उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। जो अन्य प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग थे, जिसको धर्मावलंबियों बोला गया, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं अन्य धर्म वाले, ठीक है, तथा दूसरे धर्मों को दान भी दिया, दूसरे धर्म वालों को दान भी दिया। जरा सोचिए। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि। साहित्य मतलब इसके पास बहुत विद्वान लोग भी इसके अंदर में थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान थे एवं विद्वानों का संरक्षक भी था, यानी ये खुद भी विद्वान थे और इसके अंडर में जितने सारे विद्वान लोग थे उसका भी संरक्षक करते थे, यानी कि उसका भी रक्षा करते थे, देखभाल करते थे। उनके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यानी कि पाटलिपुत्र में और उज्जैनी में एक वहाँ शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। उसके दरबार में नवरत्न, ठीक है, नवरत्न ना हुमुक, नौ विद्वानों का एक समूह रहता था, यानी कि नवरत्न ना हुमुक, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यानी नवरत्न जो था ना, नवरत्न मतलब 9 विद्वानों का एक समूह था, 9 विद्वान का एक समूह था। विद्वान मतलब क्या, ज्ञानी लोग, और 9 विद्वान इसके अंडर में था। सोचिए, तो इसीलिए बोला गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पास साहित्य भी थे। साहित्य मतलब कि बड़े बड़े विद्वान जो लोग थे इसके अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। अब इसका शासनकाल देखिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय न केवल एक महान विजेता ही थे, बल्कि वह एक योग्य और कुशल शासक भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो महान ही एक राजा थे, बल्कि वो योग्य थे, यानी कि उस काम लायक थे ही। ये नहीं कि काम लायक नहीं थे, जो काम करते थे उसके लायक भी थे, कुशल शासक थे, है ना। गुप्त प्रशासन को उसी ने व्यवस्थित किया। उसका 40 वर्षों का दीर्घकालीन शासन शांति से, सुव्यवस्था तरीका से और समृद्धि का काल रहा। मतलब ये 40 वर्ष तक शासन किया, शांति तरीका से, सुव्यवस्थित, अच्छे ढंग से, और समृद्धि यानी कि इसका विकास भी हुआ, ठीक है। सिक्के का ढलाई हुआ, उस टाइम गणितों का, विज्ञानों का आदि तरीका से बढ़ावा दिया। उससे अनेक योग्य तथा अनुभवी मंत्रियों के भी सेवाएं प्राप्त थी, यानी कि अलग अलग राजवंश के राजा के लोग भी इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के। इन्होंने सिक्के का भी छापवाने का काम किया। चंद्रगुप्त ने भी अपने साम्राज्य के लिए अनेक प्रकार के सिक्के का प्रचलन करवाया। उसकी कुछ मुद्राएं, यानी कि कुछ जो पैसे छपाए थे, वो मौलिक एवं नवीन थी, ठीक है, मौलिक एवं नवीन थे। जैसे हम लोग का मौलिक अधिकार कैसे प्राप्त था कि चाहिए ही चाहिए, वैसे लोगों को भी सिक्के दिए जाते थे, तो कुछ मौलिक और कुछ नवीन थी। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने चांदी का सिक्का, तांबे के भी क्या छपाए, सिक्का को उन्होंने चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय। अब देखते हैं इसका विजय। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के पश्चात चंद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। वैवाहिक संबंध, यानी कि विवाह का संबंध ये कैसे रचते थे, अपना विवाह दूसरे वंश से, अपना पुत्री का विवाह दूसरे वंश से करवा करके ऐसे ही वो अपना विजय प्राप्त करते थे। सुदृढ़ नेता यानी सुदृढ़ राजा कहलाते थे। गणराज्यों पर विजय। देखिए, अलग अलग ये जगहों पर भी क्या किए, विजय प्राप्त किए। कुछ गणराज्य स्वतंत्रता तो चाहते थे, यानी कुछ ऐसे गणराज्य थे, कुछ ऐसे जगह के लोग थे जहाँ पे दूसरे राजा आकर के दबोचे हुए थे और वो लोग आज़ादी पाना चाहते थे, तो वहाँ पे जाकर के ये चंद्रगुप्त द्वितीय सपोर्ट करते हैं और उसको भी अपने में मिला लेते हैं। तो कुछ ऐसे गणराज्य थे जो वहाँ के लोग स्वतंत्रता को चाहते थे, स्वतंत्रता पाना चाहते थे, लेकिन किसी विदेशी आक्रमण का सामना करने से असमर्थ थे। लेकिन उसके ऊपर विदेशी आक्रमण के बाहर के आकर के राजा लोग उसको अपने अंदर में दबोच रखे थे। अब वो लोग वहाँ का आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। ऐसे बहुत सारे जगह थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और शेष पूर्ववत मित्र स्थिति में बने रहे, और शेष वैसे ही मित्रता के रूप में बने रहे। ये कि नहीं उसको अपने में मिला लिए तो उसके अंदर भी मतलब अपना शासन पाठ चलाएंगे, नहीं, बिल्कुल मित्र के जैसा मिला लिए। किसको मिला लिए, एक ऐसा जगह, ऐसा गणराज्य जहाँ पे कोई दूसरा राजा शासन पाठ चलाते थे और वहाँ के लोग आज़ाद नहीं हो पा रहे थे, उसको अपने में मिला लिए कि तुम लोग हम लोग में मिल जाओ, हम तुम्हारे ऊपर मित्रता की भाव से ही देखेंगे, बल्कि तुम्हारे अंदर कब्जा नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे भी इन्होंने दिमाग लगाए। फिर पूर्वी प्रदेश। चंद्रगुप्त ने इसके प्रदेशों पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त किया। कौन सा प्रदेश में सफलता प्राप्त किया, तो पूर्वी प्रदेश में भी इन्होंने अपना अधिकार प्राप्त किया और उसमें अपना सफलता प्राप्त किया।
निष्कर्ष देखिए, इस प्रकार प्राचीन भारत में यानी पुराने भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक महान शासक माना जाता है। जिस साम्राज्य को उसके पिता चंद्रगुप्त ने निर्माण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम से ये होते हुए आ रहा, पता है ना, इसका पिता समुद्रगुप्त है ना, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पिता थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त थे। तो समुद्रगुप्त ने निर्माण किया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पूर्णतः संगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रशासित होकर उन्नति की चोट पर पहुंचा। ठीक है, यानी कि पहुंचा दी। ठीक है, मतलब समुद्रगुप्त ही उस टाइम इसको उच्च चोटियों पर पहुंचा दिए थे। उसके बाद इसका राजपाट कौन संभालिए? चंद्रगुप्त द्वितीय संभाल लिए। ठीक है, और उसी टाइम जिस टाइम इसके पिता जिंदे थे समुद्रगुप्त, उसी टाइम ये जो गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश है ना, ये ऊंचे चोटी पर जा पहुंच चुका था। लेकिन इसका बेटा जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने भी अच्छे से संभाल लिया। अगर ये नहीं संभाले होते तो शायद ये गुप्त साम्राज्य इतना आगे नहीं बढ़े हुए होते। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में स्वर्ण युग का दावेदार बन गया है ना, यानी कि प्राचीन भारत जो है स्वर्ण युग का काल बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ। चंद्रगुप्त निश्चितः न केवल गुप्त वंश की आपूर्ति संपूर्ण भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक है। ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त द्वितीय सिर्फ केवल गुप्त वंश को ही आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि वो एक ऐसा राजा थे जो दूसरे शासकों से भी बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत ही ताकतवर और योग्य थे, और दूसरे राजाओं में से भी ये इतिहास में नंबर 1 पे आते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से खत्म हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करें या तो विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जहां पे भी आ जाएगा आपको आंसर यही वाला डालना है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके दे दे। ठीक है, या तो क्वेश्चन दे दे विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए, या तो समुद्रगुप्त के विषयों का वर्णन करें, या तो फिर समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन करें, या तो फिर समुद्रगुप्त के विजयों, सफलताओं का वर्णन करें। ठीक है, किसी भी तरीका से आपको दे दे क्वेश्चन समुद्रगुप्त से रिलेटेड, आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे समुद्रगुप्त का परिचय, फिर देखेंगे समुद्रगुप्त का उपलब्धियाँ। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहला है समुद्रगुप्त का परिचय। सबसे पहले देखेंगे समुद्रगुप्त कौन थे। तो सम्राट समुद्रगुप्त का जो जन्म था ना वो 335 ईस्वी में प्राचीन भारत के शहर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। ठीक है, सम्राट चंद्रगुप्त जो था, ये समुद्रगुप्त का जन्म 335 ईस्वी में प्राचीन भारत के शहर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, आप लोग नाम भी सुने होंगे। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता का नाम कुमार देवी था। एक मत के अनुसार, यानी कि एक मत के अनुसार अगर मैं बताऊं तो समुद्रगुप्त का पुराना नाम कच्चा था। जो समुद्रगुप्त था इसका पुराना नाम क्या था? कच्चा था। परंतु अपने राज्य को समुद्र तक फैलाने के बाद, परंतु इनका एक चाहत था कि हम अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को समुद्र तक फैलाएं। ठीक है, उसके बाद से इसका नाम समुद्रगुप्त पड़ने लगा, क्योंकि गुप्त वंश के थे और समुद्र तक फैलाना चाहते थे, इसलिए इसका नाम हो गया समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे भी देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे बताया गया कि समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। जब वह वृद्ध हो गए यानी कि बूढ़े हो गए तो उन्होंने गुप्त राज को अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दिया और उसे सम्राट घोषित कर दिया गया। देखिए जो समुद्रगुप्त थे, और तो फिर ये आपको जो समुद्रगुप्त दिख रहा है, चंद्रगुप्त दिख रहा है, सब कहाँ के शासक थे? तो ये गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश में ही अपने शासन राजपाट चलाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चलाते थे, जो इनके पिता थे, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो जैसे ही चंद्रगुप्त का फिर वृद्ध हो जाते हैं, मतलब चलाने में असक्षम हो जाते हैं, उसके बाद फिर समुद्रगुप्त चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि ये लोग जो ये बात चल रहा है ना, वो गुप्त वंश का बात चल रहा है। गुप्त वंश में सबसे पहले शासक कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका बेटा कौन आया था? समुद्रगुप्त। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त कब आए थे? जब उनके पापा क्या हो गए? वृद्ध हो गए, यानी कि बूढ़े हो गए थे, तब सारा राजपाट चलाने के लिए इन्हीं को मिल गया था। ठीक है, अब इसका कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के में उन्हें लंबा और मजबूत पेशियाँ वाला दिखाया गया। देखिए जब वहाँ जो सिक्का छपता था ना इसके शासनकाल में, इसके राजपाट में, ठीक है, तो समुद्रगुप्त के सिक्के में जब इसका सिक्का छपता था तो उसमें ना इसको लंबा, चाहे लंबा हो या ना हो, लंबा और मजबूत पेशियाँ वाले, मजबूत शरीर वाला दिखाया जाता था इसको। नेक्स्ट, अभिलेख के अनुसार से ऐसा पता चला है कि उसने गरीब को, कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों को हर तरह से मदद की है। राजा होता है ऐसा क्या? नेक्स्ट, यहाँ तक कि उसने अमीर लोगों को भी उनका राज वापस दे दिया जो युद्ध में हार गए थे। और जो अमीर लोग युद्ध में अपना राज्य हार गए थे ना, युद्ध जब हुआ था उस टाइम अमीर लोग जो अपना राज्य को हार गए थे, वो राज्य को ये समुद्रगुप्त ने पुनः उसे वापस करके, उसे पर विजय हासिल करके, उसको जीत करके पुनः उन राजाओं को दे दिया कि ये लोग नाराज क्यों होंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त।
नेक्स्ट, अपनी विजयों के लिए उन्हें भारत का नेपोलियन नाम दिया गया। देखिए अब ये इतना विजय किए हैं, इनका इतना नाम फूला फला कि उनके विजयों के लिए उनका नाम भारत का नेपोलियन दे दिया गया कि भारत का क्या है, नेपोलियन है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों इसका परिचय, और इसका मैंने छोटे छोटे 4 पॉइंट से देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त का मूल्यांकन उपलब्धियाँ। समुद्रगुप्त कौन थे? तो ये गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त थे उसके बेटे थे, ठीक है। ये सब कहाँ का शासन चल रहा है? तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश में पहले आए थे चंद्रगुप्त, उसके बेटे समुद्रगुप्त। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए दोस्तों, पहला इनका जो उपलब्धि हुआ सैन्य विजय, यानी कि इनका सैन्य पर विजय प्राप्त हुआ। सैन्य मतलब इनका सैनिक, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त ने सफल सैन्य अभियान के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए कोई भी राजा सैनिक के माध्यम से ही आगे बढ़ता है, ठीक है। जब उसके पास सैनिक ही नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सेम समुद्रगुप्त भी जो सफल हो रहे थे, ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, गुप्त वंश जो था उसका छोटा से बड़ा कर रहे थे, बहुत मतलब अपने एरिया को बढ़ा रहे थे जीत जीत करके। तो वो जीत क्यों पाते थे? क्योंकि वो अपना सैनिक अभियान के माध्यम से, यानी सैनिक का विजय होता था उनका, वो अपने सैनिक के माध्यम से क्या करते थे, अपने क्षेत्रों को बढ़ाते थे। भारतीय उपमहाद्वीपों में कई राज्यों और क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त किया सैनिक के माध्यम से, है ना। ये अपने सैनिक अभियान के माध्यम से, अगर मैं बात करूं तो भारत के उपमहाद्वीप में कई ऐसे राज्य और क्षेत्र हैं जिस पर विजय प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, प्रादेशिक विस्तार, और बहुत सारे प्रदेशों का भी विस्तार किए हैं, ठीक है। उनके शासन में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, ठीक है। इनका ये कहना है कि जब समुद्रगुप्त का शासनकाल चल रहा था ना, तो उस समय ना जो गुप्त वंश था ना, वो अपना चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, मतलब अपने ऊंचाइयों पर पहुंच गया था वो, ठीक है। इसके पहले वो ऊंचाई पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही समुद्रगुप्त आए वैसे ही गुप्त वंश का क्या हो गया, विस्तार हो गया, ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसकी सीमाएं हिमालय से ढक्कन के पठार तक, यानी ऊपर से नीचे तक, हिमालय से ढक्कन के पठार तक, और अरकानी तट से लेकर के वर्तमान गुजरात तक फैल गया पूरा, ठीक है। समझ गए? हिमालय से ढक्कन के पठार तक और अराकानी तट से लेकर के वर्तमान गुजरात तक फैल गया पूरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कला संस्कृति का संरक्षण। यानी जो समुद्रगुप्त थे ना, वो कलाओं को, जैसे मूर्ति बनाना, ठीक है, कोई चीज़ का रचना करना, और भी जो संस्कृति थी, रीति रिवाज था, उसका संरक्षण करते थे, बचाव करते थे, उसके बारे में क्या करते थे, उसके आगे बढ़ाते थे, ठीक है। ये नहीं कि इनको छोड़ देते थे संस्कृति और रीति रिवाज को, नहीं, उसको आगे बढ़ाते थे, संरक्षण करते थे उसका। नेक्स्ट है कि वह कला, साहित्य, शिक्षा के महान संरक्षक थे, मतलब वो कला को, साहित्य को और शिक्षा को इम्पोर्टेंट देते थे। उन्होंने विद्वानों को, कवियों को और बुद्धिजीवियों को अपने दरबार में आकर्षित किया। जो विद्वान लोग थे, जिसके पास ज़्यादा ज्ञानी था, जो ज़्यादा ज्ञानी थे, जो कवि थे, जो बुद्धिजीवी थे, यानी मतलब बुद्धिजीवी मतलब जिसके पास हमसे बड़े हों और उसके पास बहुत ज्ञान हो, ठीक है, बुद्धिजीवी हो, उस सभी को अपने दरबार में आकर्षित करते थे, बुलाते थे। क्यों? ताकि विद्वान रहेंगे तभी तो हमारा आगे कोई चीज़ का विकास हो पाएगा, कवि रहेंगे तभी तो कोई कविता वगैरह रचनाओं का विकास हो पाएगा, बुद्धिजीवी रहेंगे तभी तो हमारे ज्ञान का विकास होगा, कुछ ज्ञान देंगे। तो ये सब चीज़ों को इन्होंने इग्नोर नहीं किया, इनको अपने आकर्षित किया, अपने दरबार में बुलाएं, भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग को प्रोत्साहित किए और भारतीय सभ्यता को स्वर्ण युग प्रोत्साहित किए। आप लोग सुने होंगे कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों कहा गया। स्वर्ण युग का मतलब हो गया उसको स्वर्ण की जैसा बनाना। तो स्वर्ण यहाँ पे समुद्रगुप्त इसलिए बना पाए क्योंकि जो समुद्रगुप्त था ना, वो सबको वैल्यू देते थे, विद्वानों को, कवियों को, बुद्धिजीवियों को। तो इससे क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए स्वर्ण युग कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारतीय संस्कृति और विचारों के विकास में योगदान दिया। देखिए संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा समुद्रगुप्त के शासनकाल में। जब समुद्रगुप्त अपना शासनकाल चला रहे थे उस टाइम भारतीय संस्कृति और विचार का विकास हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त ही एक ऐसा शासक थे जो संस्कृतियों को और विचारों को आगे बढ़ाते थे, ये नहीं कि इनको रोक देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक में सुधार भी किए उन्होंने। गुप्त साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर शासन करने के लिए प्रभावी प्रशासनिक नीतियों और प्रणालियों को लागू किया। मतलब देखिए, जो गुप्त वंश था वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, बहुत ही बड़ा विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ था और उसको चलाना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए ना अनेक प्रकार की नीतियाँ और प्रणालियों को लागू किया गया, ठीक है, जिससे कुशल शासन और आर्थिक समृद्धि बढ़ावा मिले। जिससे क्या हो, कुशल शासन हो, मतलब अच्छे रूप से शासन हो सके, कोई दिक्कत ना आए, और आर्थिक समृद्धि हो सके, मतलब हमारा आर्थिक
विकास हो सके। हम लोगों का ऐसा नहीं कि हम लोगों को पैसे के रूप में कमी पड़ जाए, आर्थिक मतलब पैसे के रूप में, तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ा, ठीक है। उन लोगों को में गरीबी देखने को नहीं मिला, आर्थिक में विकास हुआ। छठा है समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त के सिक्के उसके जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी देते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के से ये पता चलता है कि उनका कार्य क्या था, ठीक है, उनका जीवन कैसा था, ऐसा कुछ पता चलता है। समुद्रगुप्त ने 6 अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे, आखिर इनका रुतबा था तभी तो। नेक्स्ट 7वां भारतीय अभियान। उन्होंने 2 बार उत्तर की ओर अपने अभियान का नेतृत्व किया। इन्होंने 2 बार उत्तर की ओर अभियानों का नेतृत्व किया। पहले में समुद्रगुप्त ने 3 राज्यों को हराया। पहले अभियान में इन्होंने 3 राजाओं को हराया, ठीक है, 3 राजाओं को हराया, और दूसरे में उन्होंने 9 राजाओं को हरा दिया, ठीक है। समुद्रगुप्त ने ऊपर की जो गंगा घाटी के शासक पर हमला किए और उसे हराया, और फिर उत्तरी भारत में 9 राज्यों को हरा दिया, ठीक है। समुद्रगुप्त ने क्या किया, ऊपर गंगा घाटी के शासक पर क्या कर दिए, हमला कर दिए और उसे हरा दिए, और फिर से उन्होंने 9 राजाओं को हराया। पहले 3 राजाओं को, फिर 9 राजाओं को, एंड फिर से नेक्स्ट आगे 9 राजाओं को क्या कर दिए, हरा दिए। नेक्स्ट दक्षिण भारत अभियान। जब उत्तर में हो गया तो उसके बाद आते हैं वो दक्षिण में, ठीक है। तो उत्तर में अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद समुद्रगुप्त ने अपना ध्यान दक्षिण की ओर लगाया। एक अभियान शुरू किया और उसकी सेना ने लगभग 3000 मील की यात्रा की। कितने मील की, 3000 मील की यात्रा की। उसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, लेकिन उससे इसे वापस कर दिया। ये राजा उनके जाल में फंस गए थे, फिर उनको वापस कर दिया, ठीक है। दक्षिण भारत में तो इन्होंने 12 राज्यों को हरा दिया, 12 राज्यों मतलब 12 राजाओं को हरा दिए, लेकिन उन्हें फिर बाद में वापस भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वन एवं जनजातीय क्षेत्रों में अभियान। इन्होंने वन और जनजातीय क्षेत्रों तक को नहीं छोड़ा। देखिए, उत्तर और दक्षिण राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त आदिवासी और वन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ गए और इस पर विजय प्राप्त किए। नेक्स्ट आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि इसके पहले भी देखे थे हम लोग। इसके अलावा समुद्रगुप्त के प्रशासन ने व्यापार, कृषि और कला को बढ़ावा देकर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। इनके मन में ये विचार आया कि हमारा देश, जो हमारा शासन है, जो गुप्त वंश है, इस आर्थिक समृद्धि कैसे बन सके, पैसों के मामले में आगे कैसे बढ़ सके। तो इनके लिए इनके मन में आया व्यापार को आगे बढ़ाना, कृषि को आगे बढ़ाना, कलाओं को आगे बढ़ाना, ठीक है। इन्हीं वजह से हमारा आर्थिक समृद्धि आगे बढ़ सकता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही कार्य किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त काल में कला, स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्य के विकास का वर्णन करें, या तो फिर गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, या गुप्त काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, आंसर एक ही लिखाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या तो फिर यही क्वेश्चन चेंज करके देगा कि गुप्त काल में कला और साहित्य के विकास का परीक्षण करें। तो ये दोनों का आंसर आप लोगों को सेम डालना है, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये गुप्त काल क्या होता है, स्वर्ण युग क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये अगर एग्जांपल आप लोग समझ गए ना, तो पूरा क्वेश्चन भी समझ जाओगे और ज़िंदगी भर याद रहेगा आप सभी को, ठीक है। तो एग्जाम का तो बात छोड़ दोगे, 10 साल के बाद में आपको याद रहेगा। देखो, अभी आप क्वेश्चन को छोड़ दो, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो, अभी क्वेश्चन वगैरह छोड़ दो। मान लो कि अभी हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, मोदी जी है, ठीक है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम बोल रहे हैं मोदी, ठीक है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, मोदी है। मान लो कि जब मोदी नहीं आया था तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी था, और जब मोदी आ गया तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। हमारे देश में डिजिटल ज़माना आया, नेट का ज़माना आया, मतलब बहुत सारा विकास हुआ। अब मान लो कि ये मोदी के बाद फिर से मोदी ही प्रधानमंत्री बनते हैं। मान लो ये मोदी खत्म हुए हैं, उसके बाद फिर से जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोदी ही बनेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा विकास करेंगे हमारे देश में, बहुत ज़्यादा विकास। जो गरीबी है, जो खेती बाड़ी नहीं होता है, वो खेती बाड़ी होने लगेगा, बहुत ज़्यादा विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो विकास करेंगे। फिर से मान लो कि वो मोदी खत्म होगा, फिर से मान लो मोदी ही आया, फिर से प्रधानमंत्री बना, और वो भी बहुत ज़्यादा विकास किया, जो कमी था वो भी विकास किया। फिर इसी टाइप से एक और मोदी आए हैं, प्रधानमंत्री बने। एक मोदी जा रहे हैं, फिर एक मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एक मोदी जा रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं, लेकिन कौन, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। एक मोदी गया, फिर दूसरा मोदी ही आया, दूसरा मोदी गया, फिर तीसरा मोदी ही आया, और इस प्रकार से कम 3 से 4 मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने, और हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास किए, बहुत ज़्यादा विकास किए। तो उस टाइम को पूरा दुनिया याद करेगी, और हमारे बच्चे जो आएंगे वो भी याद करेंगे कि हाँ, एक ऐसा ज़माना था जो मोदी युग था। यानी जो 3-4 बार हमारा जो चेंजिंग हुआ, मोदी मोदी, और वो सभी विकास किया, वो कौन सा युग हो गया, प्रधानमंत्री जो हमारा बना वो कौन सा युग हो गया, मोदी का युग हो गया। तो हम लोग, हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि जो मोदी युग था एक टाइम, जिस टाइम हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था,
हो सकता है हमारे बच्चे आने वाले टाइम में विकास ना हो, तो उसके बारे में तो पढ़ेंगे ना। जो चीज़ हमेशा नया होता है तो उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो हमारे बच्चे हो सकते हैं पढ़ेंगे कि मोदी युग में हमारे देश में एक बार बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इसलिए हमारा भारत देश को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग मतलब क्या? सोना का युग। तो जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा मोदी लोग क्या करेंगे? विकास करेंगे, तो हम कहेंगे मोदी युग में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। फिर मान लो कि बन जाएगा आदव जाति का, तो फिर दूसरे जाति का, सिंह जाति का, मान लो 4 बार प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें विकास नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे? सिंह युग में विकास नहीं हुआ, यानी स्वर्ण युग हमारा देश नहीं बन पाया। लेकिन मोदी युग में हमारा देश कैसा बन गया? स्वर्ण युग बन गया। स्वर्ण युग मतलब सोना का युग, स्वर्ण जैसा बन गया था हमारा देश। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताना कि गुप्त काल, गुप्त मतलब हो गया जैसे हम बोलते थे ना मोदी मोदी, वैसे गुप्त भी एक लोग के ये मतलब जाति के टाइप्स में थे। जैसे मोदी अलग आता है, यादव अलग आता है, सिंह अलग आता है, राणा अलग आता है ना, वैसे ही तो गुप्त वाले भी कुछ लोग थे। तो गुप्त काल को ना स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त में जितने सारे लोग आए थे ना, देखो एक गुप्त आया फिर दूसरे गुप्त, एक जैसे अभी हम बोले थे ना कि एक मोदी आया फिर दूसरे मोदी भी आया, वो भी विकास किया, फिर अगला मोदी आया वो भी विकास किया। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, श्रीगुप्त मौर्य, ठीक है, ये सब जितने भी सारे थे ना, तो जिसके लास्ट में गुप्त गुप्त ये पड़ता था, जिसके जैसे चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, सकंदगुप्त हो गया, तो ये सब के लास्ट में क्या आ रहा है? गुप्त गुप्त आ रहा है। तो ये सब जितने भी सारे राजा थे ना, चाहे वो चंद्रगुप्त का बात करो, चाहे समुद्रगुप्त का बात करो, चाहे तो संकदगुप्त का बात करो, ये सब जितने भी सारे गुप्त लोग थे ना, ये सभी जितने सारे हमारे देश में आए ना, और जितने बार शासक बने यानी कि देश को चलाए ना, इस सब का सब हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास किया सब मिल के। इसलिए इन लोगों को बोला जाता है कि जो गुप्त लोग थे ना, गुप्त काल वाले, वो हमारे देश को स्वर्ण युग बना दिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको बताना कि जो गुप्त लोग थे ना, तो इस गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? जब तक गुप्त लोग हमारे देश में शासन किया, गुप्त लोग जब तक शासन किया तब तक स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए एक करके चलते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि भारत की जो ये भारत में जो गुप्त लोग थे ना, गुप्त लोगों कितना साल तक शासन किया, कब से कब तक किया, उसका शासन काल क्या था। तो देखिए भारतीय इतिहास में 240 ईस्वी से लेकर के 550 तक का काल जो होता है ना, गुप्त काल कहा जाता है। कि इसमें सिर्फ 240 से लेकर के 550 तक सिर्फ और सिर्फ जो शासन किया ना, वो गुप्त लोग ही शासन किए थे। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं शासन किया था, कोई दूसरा जाति का नहीं, सिर्फ गुप्त लोग ही क्या किए थे? शासन किए थे, इसके अलावा कोई और नहीं। इसलिए इसे गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश मतलब क्या हो गया कि जितने भी सारे गुप्त आए थे उसका मैन जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। मैन जो कौन था? वो श्रीगुप्त था। और उसके बाद कौन कौन आए? तो उसके बाद आए जो आने वाले शासक थे जिसका नाम था श्रीगुप्त, पहले आए थे। ठीक है, एक करके जैसे अभी आया नरेंद्र मोदी, फिर बाद में कोई दूसरा मोदी आएगा, फिर वो मोदी आएगा, फिर दूसरा मोदी आएगा, ऐसे करके। तो पहले श्रीगुप्त थे, उसके बाद चंद्रगुप्त आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त दूसरा आए। एक बार देखिए फर्स्ट में आ चुके हैं चंद्रगुप्त, फिर एक बार समुद्रगुप्त, फिर एक बार चंद्रगुप्त, दूसरा कोई आया है जिसका नाम फिर होगा चंद्रगुप्त, तो इसका दूसरा नाम रख दिया गया, फिर संकदगुप्त। मतलब ये सब राजा एक का करके आते गए और हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास किए, हमारे देश का बहुत ज़्यादा उन्नति किए हैं, हमारे देश को नीचे जो गिरा हुआ हमारा देश था ना भारत, उसको ऊपर उठाने का काम किया। इसलिए कहा जाता है कि जितने सारे गुप्त लोग हैं ना, जिसका लास्ट में गुप्त गुप्त लगा है, ये सभी गुप्त लोग के जो जाति के लोग थे ना, हमारे देश को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। इसलिए इस काल को यानी गुप्त वाले लोगों के काल को, जिस टाइम तक गुप्त ने हमारे देश में शासन किया, उस टाइम को स्वर्ण युग कहा जाता है हमारे देश को, यानी बहुत ही अच्छा स्वर्ण से भरा हुआ हमारा देश कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी देखिए अपनी चाहिए, ये सभी शासकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से शासन किया है ना। शासन मतलब क्या होता है? वहाँ पे राज किया, देश को चलाया, चलाने वालों को ही शासन बोलते हैं। अभी हमारे देश में शासन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे से शासन किया। और राज का मतलब पॉलिटिकल सेंस में होता है देश, इस बात को आपको ध्यान रखना है। राज का मतलब पॉलिटिकल सेंस में क्या होता है? देश होता है। तथा राज यानी कि देश का विकास और विस्तार किया, विस्तार मतलब बहुत ज़्यादा विकास किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, जो नीचे गिर गया तो उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो देखिए गुप्त काल, जहाँ पे भी गुप्त काल बोलेंगे वही समझ आना, जैसे मोदी युग बोलते हैं वैसे ही गुप्त काल यानी गुप्त वाले लोगों। तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का ऐसा कला था जिस काल में ऐसा काल था जिस काल में चित्रकला, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति सभी उन्नत दशा में थे। मतलब देखिए जब तक गुप्त काल के लोग रहा ना, तब तक भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा विकास किया। कैसे विकास किया? किस किस में? तो चित्रकला मतलब जब तक इन लोग रहा ना, तब तक वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चित्र छापते थे। अब देखिए चित्र छाप रहे तो निश्चित से बात है विकास होगा, चित्र छाप रहे तो लोगों को पैसा मिलेगा, बड़ा बड़ा हमारे देश में चित्र बनेगा, तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। तो चित्रकला भी हुआ, उसने बहुत सारे लोग चित्र बनाने के लिए सीखे।
आर्थिक स्थिति सुधार हो गया। आर्थिक स्थिति मतलब होता है पैसों का सुधार। आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसा। तो जिस टाइम जो गरीबी था पैसों का, वो भी धीरे धीरे स्थिति सुधार होने लगा। सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार मतलब जो हमारा समाज में बुराइयां था, समाज के लोगों इधर उधर जो मर्जी से वो कर रहे थे, उस समाज में भी हमारा विकास हुआ। धार्मिक स्थिति का मतलब हो गया जो हमारा धर्म में गलती था, मतलब कोई हिंदू धर्म से न खड़ा कर रहा है तो कोई मुस्लिम धर्म से न खड़ा कर रहा है, मुस्लिम कर रहा है हिंदू को मारना चाहता था, हिंदू मुस्लिम को मारना चाहता है, घिरना होता है ना, दुश्मनी, उस टाइप से जो था वो भी सुधार आ गया। फिर राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक मतलब होता है जो हमारा राजनीतिक देश में चलता है, तो उस टाइम जो भारत देश में राजनीतिक था ना बहुत घटिया हो गया था, मतलब हमारे देश का विकास हो ही नहीं रहा था, वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था बहुत खराब था। तो ये सभी चीज़ों का विकास हुआ कब? जब गुप्त काल आया, यानी कि गुप्त के लोग जब आए ना तब हमारे देश का विकास होने लगा। यानी कि आर्थिक स्थिति, पैसों का स्थिति, सामाजिक स्थिति, धर्म का स्थिति और राज्य का स्थिति, राजनीति का स्थिति, ये सब का सब क्या होने लगा? सुधार होने लगा। अब देखिए इस प्रकार गुप्त काल का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। इस प्रकार से जितने भी सारे गुप्त लोग आए ना वो सभी का जीवन कैसा भरा था? सुख सुविधा। कैसे भरा था? क्योंकि उस टाइम कोई चीज़ का कमी नहीं था, तो उन लोग अच्छे से राज भी कर रहे थे और हमारे देश का भी विकास कर रहे थे। दोनों का फायदा, उन लोग भी अपना सुख सुविधा से रह रहे थे और हमारे देश का भी विकास कर रहे थे, है ना। किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं था, ना तो उन लोगों में था ना हमारे देश में कोई कमी था। हमारा देश का भी विकास हो रहा था, उन लोगों का भी विकास हो रहा था। अतः विद्वानों ने यानी कि लोगों ने, अतः विद्वानों ने यानी कि मतलब क्या, लोगों ने गुप्त काल को यानी गुप्त वाले लोगों को भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा। अच्छा ये कुछ बताओ, स्वर्ण युग कौन कहा? वही लोग का जो गुप्त वाले लोग थे, वही नहीं। गुप्त वाले लोग तो इसका विकास करके मर गए होंगे बेचारा, लेकिन उसके बाद जो नए नए लोग आए ना बाद में, जिसके पास ज्ञान था, उसको बोलते हैं विद्वान। तो विद्वान लोगों ने ही कहा कि भारत का जो इतिहास था ना गुप्त काल के टाइम में, वो भारत एक स्वर्ण युग बन चुका था, ठीक है। तो यही काल को जो गुप्त लोगों ने हमारे देश में शासन किया था, अच्छे से राजपाट चलाया था, उसी को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ये तो एक पेज में हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने शॉर्टकट में समझ गया कि स्वर्ण युग क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे देश में विकास किया गया। गुप्त काल के लोगों ने हमारे देश में विकास किया, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखते हैं इसका मेन रीजन कि क्यों कहा जाता है, एक करके पॉइंट बाय पॉइंट। तो स्वर्ण युग कहे जाने का निम्नलिखित कारण है। यानी भारतीयों को यानी कि गुप्त काल के समय को जो स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका निम्नलिखित कारण है, मतलब बहुत सारे कारण है। कौन कौन है? तो योग सम्राट। योग सम्राट मतलब तो योग, जब हम लोग कोई काम करने योग्य हो जाता है ना तो उसको योग बोलते हैं। जैसे हमारे देश का विकास कर रहा है कौन सा? मोदी लोग, तो हम बोलेंगे हमारे देश का विकास के योग्य कौन है? मोदी है, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मोदी ही ऐसा है जो हमारे देश के योग्य हैं, हमारे देश के लायक हैं। तो योग मतलब होता है लायक, ठीक है। तो लायक सम्राट। सम्राट मतलब क्या हो गया? वही जो शासन करता है ना किसी भी देश में। तो भारत को एक कैसा सम्राट मिल चुका था? योग सम्राट। योग सम्राट मतलब लायक सम्राट, जैसे हमारे देश को चाहिए था वैसा ही लायक का सम्राट मिल चुका था, लायक का शासक मिल चुका था, एकदम भारत के जैसा ही, लायक के जैसा मिलने हुआ था, ठीक है। तो देखिए गुप्त काल में महत्वपूर्ण शासक आए थे, जैसे कि आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, फिर चंद्रगुप्त दूसरा आए थे, फिर समुद्रगुप्त आए थे, ये सब आए हुए थे, ठीक है। तो ये सब जितने शासक थे ना वो सभी में एक वीरता का परिचय दिया, ठीक है ना। मतलब ये लोगों में वीरता था, और उसके बाद सिर्फ वीरता ही नहीं था बल्कि यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों को भी अच्छा किया इसने। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है इसलिए, है ना। मतलब इन लोगों ने क्या किया, जितने भी सारे सब नेता आप लोगों को दिख रहा है, ये सब ने बहुत, इन लोगों में वीरता था, इन लोगों में ताकत था, क्षमता था, योग्य था, इन लोगों के पास वो सब चीज़ें कैपेसिटी था विकास करने का, ठीक है। और जब ये लोग आए तो हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब स्थिति क्या होने लगा? अच्छा होने लगा। समाज का स्थिति, फिर देश का स्थिति, पैसों का स्थिति, गरीबी सब खत्म होने लगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण का काल कहा जाता है। दूसरा है विदेशी शासन की समाप्ति। जो हमारे देश में विदेशी लोग आए थे ना, विदेशी मतलब बाहर के लोग आए थे ना, उसको ये लोग क्या कर दिया? हटा दिया, उस पर आक्रमण कर दिया, यानी कि उसमें उन लोगों पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया और उन लोगों को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो विदेश मतलब बाहर के जो लोग आए हुए थे ना उसको समाप्त कर दिया। कहाँ के लोग? गुप्त शासन के लोग जो हमारे भारत में थे। तो गुप्त शासकों ने विदेशी राज्यों पर आक्रमण कर दिया, मतलब लड़ाई कर दिया, तथा उन्हें पराजित कर दिया। पराजित मतलब हरा कर उन्हें अपनी सभ्यता का पहचान करा दी, मतलब उन लोगों को अपना ताकत दिखा दिया कि हमारे सभ्यता का क्या पहचान है। सो उन लोगों को हरा दिया और अपना पहचान दिया जहाँ पे से आए थे, और उन लोगों को अपना सभ्यता का पहचान करवा दिया, मतलब अपना देश का पहचान करवा दिया कि देखो हमारा भारत देश में कितना ताकत है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हुआ, क्या भारत वाले सबको हरा दिए? नहीं, कुछ लोग जीत भी गए थे, भारत ही हार गया था। तो देखो भारत के लोग कितना चालाक थे, भारत के लोग मतलब गुप्त शासन के लोग, कि जो जीत गया था ना उसे अपने देश में शामिल कर लिया, है ना। तो उनकी सत्ता को उखाड़ फेंक दिया। कौन लोग? जो आए थे, जो हार गए उसको तो फेंक दिया से, लेकिन
जो जीत गया उस राज्य को भारत में मिला लिया। सोचो, जो जीत गया था ना उसको भारत में मिला लिया। इससे देश में सुख शांति रहा, स्थापना हुआ, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कितना दिमाग से काम ले लिए थे देखो। तब भारत का विकास क्यों नहीं होगा उस टाइम, और क्यों नहीं इसको हम स्वर्ण युग बोलेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, राजनीतिक एकता की स्थापना। जो हमारे देश में राजनीतिक था ना, जो राजनीतिक चल रहा था ना, वो एकता था। आप लोग अभी देख रहे होंगे कि कुछ गाँव का राजनीति खराब चलता है, तो कुछ जिला का खराब चलता है, तो कुछ देश में राजनीति खराब चलता है कि सिर्फ हर नेता अपना सुविधा चाहता है, अपना पेट भरता है। तो उस टाइम राजनीतिक में एकता आया था, राजनीति का विकास हुआ था। सॉरी, ठीक है। तो राजनीति में क्या हुआ था, एकता आया था। एकता मतलब सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभी अभी यहाँ पे कौन का शासन कर रहा है, कौन लोग हैं यहाँ पे, गुप्त काल के लोग। और गुप्त से पहले कौन था, मौर्योत्तर थे, मौर्योत्तर काल था। मौर्योत्तर से पहले मौर्य काल था, यानी सबसे पहले मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, और फिर यहाँ पे आया गुप्त काल। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस टाइम मौर्य काल आए थे ना, उस टाइम हमारा देश का विकास ठीक हुआ था, मतलब ठीक ठाक हुआ था। अब मौर्य काल जैसे ही खत्म हो गया, मतलब मौर्य काल के लोग शासन बनना बंद कर दिए, वैसे ही आया मौर्योत्तर काल। और जैसे ही मौर्योत्तर काल आया ना, हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्या होगा, ख़त्म हो गया, ठीक है। मौर्योत्तर काल जैसे ही आया, हमारा देश बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, हमारा देश बर्बाद होने जा रहा था। वैसे ही मौर्योत्तर काल जैसे ही खत्म हुआ, हमारा देश तो बर्बाद हो चुका था। उसके बाद आया गुप्त काल, और गुप्त काल आया, उसके बाद जितना सारा बुराई था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो पहला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ कि मौर्य काल की समाप्ति के बाद, जैसे ही मौर्य काल, सबसे पहले हमारे देश में कौन आए थे, मौर्य काल वाले लोग। तो जैसे ही मौर्य काल के लोग आए, उसके बाद उसका समाप्ति हो गया, तो वहाँ तक तो ठीक ठाक रहा था। लेकिन जैसे ही मौर्योत्तर काल आया, फिर वो हमारा देश बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, ठीक है। जिसमें भारत खंड खंड में टूट चुका था, खंड खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा हमारा देश टूट चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन जब जैसे ही वो खत्म हुआ, हमारा गुप्त काल आ गया, यानी कि गुप्त शासन के लोग आके भारत में अपना शासन करना शुरू किया। तब फिर से उन्होंने भारत को टूटा हुआ जो था उसको वापस लाने का काम किया था। जो हमारा देश टूट चुका था ना, उसको वापस लाने का काम किया कौन, गुप्त के लोग। और भारत के लोगों में एकता का स्थापना किया। और जो भारत के लोग अलग अलग हो गए थे ना, उसको एकता किया। एकता मतलब एक साथ किया, ठीक है। कि आप लोग लड़ाई मत करो, आप लोग खुद में मत लड़ो, हिंदू धर्म में मत लड़ो, एक साथ रहो, ठीक है। उसके बाद चौथा है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक का मतलब मैं पहले बता दिए थे, पैसों। तो पैसों की भी समृद्धि होने लगा कब, जब गुप्त के लोग आए तब। तो गुप्त काल में जीवन का मुख्य आधार कृषि था। जब गुप्त काल आया था ना, उस टाइम लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो उन लोग कृषि उन लोगों का मुख्य आधार था। मतलब कृषि मतलब खेत बाड़ी, खेती वगैरह करना था, उसी से पैसा कमाना था, उसी से खाना पीना जीवन पोषण करना था। तो मैन उन लोगों का जैसा था ना, वो कृषि था, धान था। तो इस काल में कृषि का विकास तेजी से हुआ। जब गुप्त के लोग आए तो देखा कि कृषि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि के बिना कुछ भी नहीं होगा, खेती बाड़ी के बिना। तो उसका बहुत ज़्यादा विकास किया कृषि का, कि कैसे खेती किया जाएगा, कैसे पानी की व्यवस्था, कैसे मशीन की व्यवस्था, इस सब कौन से लोग किए, गुप्त काल के लोग किए, ठीक है। और इसमें व्यापार का भी बढ़ाया गया। व्यापार मतलब क्या, बिजनेस, कि ये सामान को कैसे बेचना है, कितना कीमत में बेचना है, गरीब को, किसानों को उच्च कीमत पर बेचना है। मतलब व्यापार को भी बढ़ाया गया, बिजनेस को भी बढ़ाया गया। तो आप बताओ कि जब इतना कुछ होगा तो क्या आर्थिक का प्रॉब्लम होगा, पैसों का तब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिसके कारण आर्थिक स्थिति जो खराब हो चुकी थी ना, वह सुधार में आने लगा। इसलिए गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल सोने का युग कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में जितना हो सके, क्योंकि तभी मैं वीडियो बनाने का मेरे अंदर एक जज्बा जागता है कि हाँ, इतना स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहा है तो हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं रात को बना रहा हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे वीडियो आते चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे वीडियो आते चलेगा, आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कॉमेंट आपको करना है। उसके बाद देखिए साहित्य के विकास। साहित्य का मतलब होता है कॉपी, किताबें, सॉरी किताबें। जो देखो बहुत सारे क्या होता है, कवि आता है। कवि कैसे आता है, जो बड़े अच्छा पढ़े लिखे रहते हैं वो लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, और वो किताब छापते हैं, अपना कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं। तो इससे हमारे देश का विकास नहीं होता है क्या, उसको बच्चे पढ़ते हैं। और हमारे देश में पढ़ा लिखा व्यक्ति तभी तो वो कवि बना है ना, तभी तो लेखक बना है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, तो उस टाइम साहित्य का भी विकास हुआ था। साहित्य मतलब किताबें। अब किताब में बहुत सारा रचना होती है, रचना मतलब बहुत सारा कहानी, कविता छपता है। वो कौन छापता है, कवि छापता है, लेखक छापता है। तो उस सब चीज़ों का भी हमारे पढ़े लिखे लोगों का विकास होने लगा, ठीक है। तो गुप्त काल साहित्य का विकास का काल माना जाता है। साहित्य मतलब रचना, कवि, कविता, कहानी का काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में अनेक प्रसिद्ध विद्वान और कवि रहते थे, लेखक रहते थे। तो इससे लेखक कवि तो पढ़े लिखे होंगे, तो हमारे देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ।
छठा है कला का विकास। कला मतलब होता है कुछ लोग जो अपने हाथों से कुछ बनाने जानते हैं ना, उसका भी विकास हुआ। अब इससे में भी हमारा देश का विकास होता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर ये कला है, ये हमारे नॉलेज है, गुण है, तभी तो ये सब बना पा रहे हैं ना। अब देखो जो लोग मूर्ति बनाते हैं तो क्या सरस्वती पूजा में मूर्ति में पैसा नहीं कमाते क्या? बिल्कुल कमाते हैं। जो लोग दीवारों पर पेंटिंग करते हैं वो भी उन लोग के अंदर कला है। तो कहीं ना कहीं कला का भी विकास हुआ। तो गुप्त काल में वस्तु कला आने की, जो वस्तु को बनाने का काम करता था, मूर्ति कला जो मूर्ति को बनाते थे, चित्रकला जो चित्र को छापते थे, आदि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसलिए भी इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों का भी विकास होते चला गया। फिर 7वां नंबर है धार्मिक का विकास। धार्मिक मतलब धर्म का विकास। तो गुप्त काल में काफ़ी जोर से हिंदू धर्म का विकास हुआ। इस काल में सभी धर्म को अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। मतलब मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कहा गया कि अपने मर्जी से आप लोग जो धर्म अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं। हिंदू मुस्लिम अपना सकता है, मुस्लिम धर्म हिंदू को अपना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको अच्छा लगता है वो अपना सकते हो। देखो कितना अच्छा आज़ादी मिला हुआ इन लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासन के लोग सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं देते थे कि गुप्त शासन के लोग जो हिंदू के हैं तो सिर्फ हिंदू को ही बढ़ावा देंगे, नहीं, बल्कि इसके अलावा दूसरे भी धर्म को बढ़ावा दिया। जैसे यूनानी धर्म, एक क्वेश्चन है कि यूनानी का विकास कैसे हुआ आगे, देखो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यूनानी धर्म का विकास हुआ, कुषाण धर्म का विकास हुआ, ये सब चीज़ों का भी जो दूसरे धर्म थे ना उनका भी विकास हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म का विकास हुआ, ठीक है। 8वां चलता है वैज्ञानिक विकास। अब उस टाइम देखिए विज्ञानों का भी विकास हुआ, वैज्ञानिक लोगों ने भी कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया और हमारे देश का और भी विकास हो गया। तो जैसे आर्यभट्ट जो है ना, ये आर्यभट्ट जो आप लोग जानते होंगे, आर्यभट्ट का नाम, ये भी उसी टाइम आए थे जिस टाइम हमारा गुप्त काल के शासन कर रहे थे ना, उसी टाइम आर्यभट्ट आए हुए थे। जैसे आर्यभट्ट हो गया, बाणभट्ट हो गया, अर्थात ये सब जितने भी सारे वैज्ञानिक थे ना, इसी काल के व्यक्ति थे और यही सब वैज्ञानिक थे जिसने भारत का विकास हुआ। और ये सब कब आए थे? जिस टाइम गुप्त काल के लोग हमारे देश में शासन कर रहे थे, हमारे देश को चला रहे थे, उस टाइम आर्यभट्ट, बाणभट्ट ये सब आए हुए थे। ये सब वैज्ञानिक थे जो हमारे देश को विकास किए, ठीक है। वैज्ञानिक लोग विकास नहीं करता क्या? अब देखिए निष्कर्ष आपको लिखना जरूरी होता है। निष्कर्ष का मतलब होता है आप लोगों ने ऊपर पूरा क्या पढ़ा उसको 4 से 5 लाइन में बताना होता है, ठीक है। तो देखो निष्कर्ष लिख करके मैंने लिखा अतः उपरोक्त। उपरोक्त मतलब ऊपर लिखी गई अनेकों ऐसे कारण देखने को मिला। आप लोगों ने अभी तक कितना कारण देखा? 8 कारण देखा ना। 8 कारण यानी कि अनेकों कारण देखने को मिला, जिससे साफ ये जाहिर होता है ना कि गुप्त काल में अनेकों विकास हुआ था। बिल्कुल हुआ था ना, जिसके कारण इस काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग काल? क्योंकि इस देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था उस टाइम। गुप्त काल के टाइम में बहुत लोगों ने, उन लोगों ने भारत को बहुत ज़्यादा विकास किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग काल कहा जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप का लिंक, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को सारा PDF वगैरह भेज दिया जाता है, ठीक है। चलिए गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें। देखिए एक गुप्त साम्राज्य है कौन? तो गुप्त साम्राज्य पहले के जो आता था, पहले के समय में गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे ये सब चीज़ें। तो जो गुप्त साम्राज्य था ना उसका पतन बताना। पतन के कारण क्या था? पतन मीन्स होता है नष्ट होना। तो गुप्त लोगों का जो साम्राज्य था, जो लोग साम्राज्य को चला रहे थे, उनका नष्ट होने का कारण बताना कि क्यों नष्ट हो गया। आखिर कुछ तो गलती रहा होगा उन लोगों का, तभी तो नष्ट हो गया। आखिर कोई भी चीज़ नष्ट होता है तो कोई तो गलती रहता है, तभी तो नष्ट होता है ना। तो उनका कारण बताना है। तो चलिए इसका मैंने आंसर इस प्रकार से लिखा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण इस प्रकार है, ठीक है। पहला अयोग्य उत्तराधिकारी। अगर आप लोग इस पॉइंट को नहीं लिख पाते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आप लोग लिख दें। आप लोग पॉइंट नंबर 1 लिखें और अयोग्य उत्तराधिकारी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो अयोग्य उत्तराधिकारी को आप लोग हटा दें और डायरेक्ट यहाँ से लिखें कि स्कंदगुप्त के मृत्यु। ये हमारा स्कंदगुप्त है, ठीक है। रकंदगुप्त ना पढ़े, स्कंदगुप्त है। तो क्या पढ़ना है आपको कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जितने भी, इससे पहले मैं आप सभी को इतना समझा देना चाहूँगा, अयोग्य उत्तराधिकारी का मीन्स क्या होता है कि जो वहाँ के उत्तराधिकारी थे, गुप्त वाले जितने भी सारे गुप्त साम्राज्य के लोग थे, वो लोग अयोग्य थे, मतलब कोई भी योग्य के लायक नहीं थे, अच्छा नहीं थे, ठीक है। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जितने भी लोग आए, कोई भी उसमें इतनी क्षमता व शक्ति नहीं था, योग्यता नहीं था कि वह अपने पूर्वजों से चले आ रहे सिस्टम को संभाल सके। ऐसा काबिलियत किसी में भी नहीं थी। देखिए नष्ट होने का पहला रीजन ये था कि जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु हुआ उसके बाद जितने भी सारे उत्तराधिकारी लोग आए, जितने भी सम्राट के लोग आए, उनमें किसी में भी इतना क्षमता शक्ति नहीं था कि वह अपने पूर्वजों से चले आ रहे सिस्टम को संभाल सके। इसी के वजह से वो लोग नहीं संभाल पाए, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारा ये गुप्त साम्राज्य था उसका नष्ट हो गया। दूसरा रीजन देखते हैं, उत्तराधिकारी का युद्ध। वे लोग अपने आपस में ही क्या कर जाते थे, लड़ाई लड़ जाते थे, जिसके कारण से नष्ट हो गया। गुप्त काल में आने की, गुप्त के समय में वहाँ के सम्राट बनने के लिए इन्हीं लोगों के बीच कई बार लड़ाई भी हो रही थी। उनका कहना था कि हम सम्राट बनेंगे, इनका कहना था ये हम सम्राट बनेंगे। तो इन्हीं लोगों के बीच लड़ाई चलते रहता था, जिसकी वजह से लोग अंदर से कमज़ोर होते गए और हमारा जो गुप्त सम्राट है वह उसका नष्ट हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं तीसरा, आंतरिक विरोध, आपस में ही लोग विरोध करने लगे। गुप्त काल में सम्राटों के बीच अंदर से लड़ाई का विद्रोह उत्पन्न हो गया, जो कहीं ना कहीं कमजोर बनाया और पतन होने का कारण बन गया। ये पॉइंट मैंने ऊपर भी देखा था, ठीक है। तो गुप्त काल का एक नष्ट होने का एक और बड़ा रीजन क्या था कि वो लोग बीच बीच में, यानी कि अंदर से ही बीच में क्या हो गया, लड़ाई लड़ने लगे। उसके बाद जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा, इससे सभी लोग अंदर से टूट गए, कमज़ोर पड़ गए, और ये हमारा पतन होने का सबसे बड़ा रीजन है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, साम्राज्य की विशालता, ठीक है। इस साम्राज्य की विशालता क्या है कि वहाँ का साम्राज्य बहुत बड़ा विशाल था, बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से चलाने में लोगों को दिक्कत होता था, ठीक है। तो इसका रीज़न है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का एक और बड़ा कारण है कि साम्राज्य का विशालता होना, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को पहले तो किसी न किसी कारण चलाते आ रहे थे, लेकिन अब इन सम्राटों में दम घुटने लगे। पहले के सम्राट इनको चलाते हुए आ रहे थे, इतना बड़ा सम्राट को, लेकिन अब के जो सम्राट थे, जो नए लोग सम्राट थे, उनको चलाने की बस की बात नहीं था। इतना बड़ा साम्राज्य, विशाल मीन्स क्या, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा उन लोगों को चलाने की कैपेसिटी नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो गया, गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया। पांचवा, विदेश आक्रमण, यानी कि विदेशों से इन लोगों को लड़ाई होने लगा। विदेश मीन्स क्या, हमारे देश से जितने भी सारे देश बाहर का देश है वो सब विदेश देश कहलाएंगे, ठीक है। तो बाहर देशों से इन लोगों के बीच लड़ाई होने लगा। इनका पतन होने का एक और मुख्य कारण विदेश का लड़ाई है, क्योंकि जब विदेश से लड़ाई होना शुरू हुआ तो इनके बीच साम्राज्य का शक्ति खत्म होने लगा। हालांकि पहला विद्रोह जो था, पहला विद्रोह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इससे दूसरे को लड़ाई का रास्ता मिल गया, तब से लड़ाई शुरू हुआ और हो गया, और जो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाती है और पतन का कारण भी बनाती है। देखिए क्या हुआ, जब पहली बार लड़ाई हुआ दूसरे देशों से, यानी जब क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य का दूसरे देशों से लड़ाई हुआ, तो पहला युद्ध में उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब पहला लड़ाई हुआ तो दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश को भी लगा कि अरे अब लड़ाई तो छिड़ना शुरू हो गया, तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जितने भी देश थे सब इनके साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। और पहला लड़ाई जो था उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा लड़ाई लड़ा, उसमें इन लोगों को ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो पहला लड़ाई तो बस उन लोगों को बताया कि हाँ अब लड़ाई शुरू हो गया है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जितने भी सारे देश थे वो सारे इसके साथ आए और लड़ाई लड़ा, और जो कि कहीं ना कहीं इनको नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण बना। छठा, नई शक्ति का उदय। यहाँ पे गुप्त साम्राज्य को नई शक्तियों से भी बहुत बुरा असर देखने को मिला। ये सिंपल है, जो पतन का मुख्य कारण है, नई नई शक्ति बना रहे थे, जिसकी वजह से भी क्या हो गया, पतन हो गया। सातवां, उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। देखिए जो जितने भी सारे वहाँ के उत्तराधिकारी थे, जितने भी सारे वहाँ के सम्राट के लोग थे, उन लोगों के बीच में कोई नियम कानून नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से सबसे बड़ा कमजोरी यही था कि गुप्त व्यवस्था में उत्तराधिकारी के नियम सुनिश्चित नहीं किए गए थे। बिना नियम का कुछ भी नहीं चल सकता है, जो पतन का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि वहाँ के सिस्टम नहीं था कुछ कि कौन लोगों को क्या करना है, नहीं करना है, क्या नियम है, क्या सिस्टम है, कुछ सिस्टम ही नहीं था, जिसकी वजह से पतन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ नियम और कानून के बिना नहीं चल सकता है। पॉइंट नंबर 8, प्रशासनिक कमजोरियाँ। देखिए इनकी प्रशासनिक कमजोरियाँ होने के कारण भी पतन होने का मुख्य कारण बना जाता है। देखिए जब किसी भी देश के लिए प्रशासन कमज़ोर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग आगे और बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब प्रशासन ही कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कैसे, है ना। तो इसका मतलब हम लोग अभी जब भी लड़ाई झगड़ा चलता है तो वहाँ पे प्रशासन पहुँचते हैं, है ना, लड़ाइयों को संभालते हैं। लेकिन इनका जो प्रशासनिक था ना, वो हमारा क्या था, कमजोरियाँ था। इनका प्रशासनिक क्या था, प्रशासनिक कमजोरी था, जिसकी वजह से लोग क्या हो चुके थे, बिल्कुल कमज़ोर हो पड़ चुके थे, अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे थे लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक मीन्स होता है पैसा। किसी भी, देखिए अब जब आपके पास पैसा नहीं तो निश्चित तौर पर क्या आप नष्ट हो जाएंगे, सबसे बड़ा रीजन तो पैसा होता है। तो किसी भी सम्राट का पतन होने का मुख्य कारण आर्थिक कारण होता है। यदि आर्थिक व्यवस्था अच्छा ना रहे तो पतन होने का संभावना बढ़ जाता है। 10th नंबर, धार्मिक कारण। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है कि जो इनका था ना गुप्त सम्राट, वो एक धर्म से दूसरे धर्म में बदल गए थे। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता, ठीक है। तो इनका पतन का एक और बड़ा कारण था कि गुप्त साम्राज्य का एक धर्म से दूसरे धर्म में शामिल होना, क्योंकि जब एक धर्म से दूसरे धर्म में शामिल हो रहे थे ना, तो इससे पतन का कारण और भी बढ़ जाता था, ठीक है। उसका 11वां नंबर है कि उनका दंड नीति। एक और बड़ा रीज़न है कि उनका दंड नीति बहुत ख़राब था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य जो था ना, वहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा गलती करते थे ना, उसको बहुत ज़्यादा कम सज़ा दिया जाता था, क्योंकि हमारा नियम होता है कि जो जैसा गलती करेगा उसको सज़ा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बड़े से बड़े अपराधी को भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा, बहुत ज़्यादा साधारण सा मतलब सज़ा दिया जाता था। अगर कोई बहुत बड़ा भी दंड मतलब अपराध किया तो उसे छोटा सा सज़ा दिया जाता था, ठीक है। तो इनका ये भी बहुत बड़ा कमजोरी था, जिसकी वजह से नष्ट हो गया।
निष्कर्ष लिखना आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो ऊपर आता उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ने से इस बात की पुष्टि होती है, यानी कि ऊपर लिखी गई बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि जो गुप्त साम्राज्य का पतन है उनके कमियां के कारण, उनके कमजोरियां के कारण हुआ है। कहीं ना कहीं उनके अंदर कमजोरी था, कमी था, इसकी वजह से गुप्त सम्राट का क्या हुआ, पतन हुआ है। क्वेश्चन हमारा कि हर्षकालीन इतिहास की जानकारी तो फिर स्रोत का प्रस्तुत करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम ये क्वेश्चन भी आपको नहीं बताएंगे और हर्षवर्धन के शासन प्रबंधन की विवेचना करें ये भी नहीं बताएंगे, ठीक है। हम बताएंगे ये, हम इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आ जाए, ठीक है। लेकिन हम वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बता रहे हैं आपको हर्षवर्धन की विजयों का वर्णन करें, ठीक है। हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे। अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को बस सुन लें, देखने की भी जरूरत नहीं, बस आप लोगों को सुन लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं याद होगा तो मैं आप लोगों को फुल गारंटी लेता हूँ। बस आप लोगों को यहाँ पर 4 नाम याद रखना है, जैसे 4 लोगों का नाम कैसे याद रखते हैं वैसा 4 नाम याद रखना, बाकी आपका सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, हर्षवर्धन की विजयों का वर्णन करें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हर्षवर्धन क्या है और इसका विजय क्या है। तो देखिए, आप सभी को जब पहला क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा गुप्त वंश। मैंने मोदी वगैरह का बहुत सारे एग्जांपल देकर बताया था। जैसे मान लीजिए कि भाई मोदी हमारा सरकार बना हुआ है, तो हम और मान लो कि 5 को और सरकार आएंगे तो मोदी होगा। तो देखिए, कहने मतलब ये हो कि अभी मोदी है तो ये मोदी वंश हो गया। अगर अभी हमारा शासक जो है, शासन चलाने वाला हमारा कौन है, मोदी है, तो मोदी वंश हो गया। हो सकता है कल सिंह वाले लोग आ जाएंगे तो बोलेंगे सिंह वंश हो गया। हो सकता है कल यादव जाति का आ जाएंगे तो बोलेंगे यादव वंश का हो गया। मतलब इस प्रकार से जो होते हैं ना, तो एक वंश अलग होता है, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो थे ना, वो हर्ष वंश के थे। इसके पहले एक गुप्त नाम का व्यक्ति को आप लोगों को पता होगा, तो वो कौन सा वंश के थे, गुप्त वंश का। और ये जो हर्षवर्धन है ना, वो किस वंश के थे, तो ये हर्षवर्धन जो है वो वर्धन आने के जो ये वंश के थे, यानी हर्षवर्धन जो था ना, ये किसका, ये मतलब कौन सा वंश का था, ठीक है। तो ये हर्ष वंश का हुआ। यानी कि आप लोगों को ये समझना है कि जब गुप्त वंश का क्या हुआ, इंड हुआ, गुप्त वंश जब खत्म हुआ उसके बाद आया हर्षवर्धन, हर्षवंश आया, ठीक है। तो उसी के बाद ये एक हर्षवर्धन एक व्यक्ति थे। हर्षवर्धन क्या थे, एक व्यक्ति थे। और इसके विजय, विजय मतलब इसका जीत जो होगा ना, जीत, उसके बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हल्का सा हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। जब गुप्त वंश का पतन हुआ, पतन हुआ मतलब खत्म हुआ, तब हर्षवर्धन वंश का उदय होता है। देख लो कि जब गुप्त वंश का पतन हो गया, ये खत्म हो गया, उस टाइम हर्षवर्धन वंश का उदय होता है। उसमें एक शासक प्रभाकर वर्धन था। देखिए, एक शासक का नाम है प्रभाकर वर्धन। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ वाला डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक शासक प्रभाकर वर्धन था जिसका 2 बेटे का नाम था, एक राजवर्धन और छोटा बेटा का नाम क्या था, हर्षवर्धन था। उसके पुत्री का नाम राजश्री था। अब यहाँ से आप लोगों को नहीं समझ आएगा, यहाँ से आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब गुप्त वंश का खत्म हुआ उसके बाद कौन सा आया, हर्ष वंश का उदय हुआ, यानी कि वर्धन वंश का उदय हुआ। किसका हुआ, हर्षवर्धन बोले या तो वर्धन वंश का उदय हुआ, बात ही हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ कि जब गुप्त वंश, यानी बगल में लिखा हुआ पतन, पतन मतलब जब खत्म हुआ, तब कौन आया, वर्धन वंश। वर्धन वंश मतलब हर्षवर्धन वंश का क्या हो गया, उदय हो गया। और जब हर्षवर्धन वंश का उदय हुआ, जब आया, तो उसका एक जो शासक था ना, देश चलाने वाला, ठीक है, उसका जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, प्रभाकर वर्धन। पहला व्यक्ति कितने कौन थे, प्रभाकर वर्धन। तो हम कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन का उदय हुआ उसमें पहला व्यक्ति कौन था, पहला राजा कौन था, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। ये हमारा शासक था। इसका 3 बेटे हुए, 3 बेटे हुए, जिसमें से 2 बेटे था, 1 बेटी थी, यानी 2 बेटा और 1 बेटी। बड़ा वाला बेटा का नाम राजवर्धन था, छोटा वाला बेटा का नाम हर्षवर्धन था, और उसका एक बेटी थी जिसका नाम राजश्री था, ठीक है। और वो एक बेटी थी उसका, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ जाना है कि जो हर्षवर्धन का उदय हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, प्रभाकर वर्धन से। हर्षवर्धन का पिता कौन था, प्रभाकर वर्धन था। राजवर्धन का पिता कौन है, प्रभाकर वर्धन। राजश्री का पिता कौन है, प्रभाकर वर्धन। तो ये भी एक व्यक्ति थे जिसका 2 बेटे और 1 लड़की, यानी कि 3 थे टोटल, ठीक है। उसके 2 लड़का और 1 लड़की थी। तो आपको ये डायग्राम अगर याद कर लोगे ना, तो यही डायग्राम से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यही डायग्राम से यहाँ पे मैंने लिखा है कि गुप्त, देखिए यहाँ से आप लोग नहीं लिख सकते हो, कहा कि गुप्त वंश का पतन हुआ और वर्धन वंश का उदय हुआ। फिर उसमें से एक सबसे शक्तिशाली, सबसे पहला राजा कौन था, प्रभाकर वर्धन। इसका 2 बेटे, राजवर्धन बड़ा बेटा, हर्षवर्धन छोटा बेटा और 1 राजश्री बेटी इसका हुआ, ठीक है। इतना लिख लोगे आपको। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, बाकी आप लोग यहाँ से देख करके लिख लोगे, ठीक है ना। चलिए, और अगर पूरा नाम याद नहीं भी रहता तो डायरेक्टली आप लोग लिखो मैन राजा का नाम। मैन राजा का नाम कौन है, प्रभाकर वर्धन, और उसका लिख देना छोटा बेटा का नाम हर्षवर्धन था। यही दोनों का जिक्र यहाँ पे चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा, ठीक है। प्रभाकर वर्धन ये मैन था, मैन शासक था, उसका बेटा कौन था, हर्षवर्धन था, जो छोटा लड़का था, ठीक है ना।
अब उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला शासक इसके पिता थे। सबसे पहला शासक कौन था? इसके पिता थे। कौन? यानी कि प्रभाकर वर्धन। लेकिन इसके मृत्यु के बाद वहाँ का शासक राज्यवर्धन यानी बड़ा बेटा बन गया। देखिए बड़ा बेटा का नाम क्या था? तो राज्यवर्धन था। अब देखिए जब प्रभाकर वर्धन का मृत्यु होगा तो छोटा बेटा तो बनेगा नहीं, बड़ा ही बेटा बनेगा ना। तो वहाँ का जो शासक हो गया वो राज्यवर्धन यानी बड़ा बेटा का नाम क्या था? राज्यवर्धन यानी कि बड़ा बेटा बन गया। किंतु इसे भी आगे चल करके मार दिया गया। उसके बाद कौन बनेगा? उसका बहुत ही कम उम्र में था उसका छोटा बेटा, तो उसने ही हर्षवर्धन ने ही शासन व्यवस्था को संभालने का काम किया। मजबूरी था उसका चलाने का। जब पापा डेट कर गया, उसका बड़ा भाई डेट कर गया, तो उसका बहन को तो नहीं दिया जाएगा ना। तो वही छोटा बेटा ही हर्षवर्धन ने शासन व्यवस्था को चलाना शुरू कर दिया। अब इसका रंग देखोगे आगे तब ना। अब देखिए हर्षवर्धन के विजय का कारण, विजय मतलब इसका जीत का क्या कारण, कैसे ये जीता, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हर्षवर्धन जब शासन बना, बहुत ही कम उम्र में बना था, तो सबसे पहले अपने भाई का बदला लेने का निर्णय लिया, क्योंकि इसके भाई को मार दिया गया था और अपने बहन जिसे बंदी बनाया गया था। ठीक है, इसका बहन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब कैसे बंद कर दिया गया था वो भी मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए इसके बहन को बंदी इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इसका बहन का जहाँ पे शादी हुआ था ना, वहाँ का भी राजा था, वो भी कहीं अपना देश चला रहा था। तो वो जो इसका यानी कि जो इसका बहनोई था, इसका बहन का जो पति था उसका बहनोई लगेगा ना, तो बहनोई भी इसका कहीं का राजा था। बहनोई मतलब जीजाजी। ठीक है, इसका जीजाजी भी कहीं का राजा था। तो इसके जीजाजी कोई और राजा से लड़ाई लड़े थे। ठीक है, तो इसका जीजाजी उस लड़ाई में मर गए थे। ठीक है, अब जब जीजाजी मर गए थे ना, तो इसका बहन को भी वहाँ के राजा, जो राजा जीत गए थे, इसका बहनोई को मार करके जो राजा जीत गए थे, इसका जीजा को मार करके जो राजा जीते थे, वो राजा इसका बहन को भी वहाँ पे बंदी कर लिया। उसका पति को तो मारा ही मारा, और उसकी जो पत्नी थी यानी कि इसका बहन था, हर्षवर्धन का बहन, उसको भी क्या कर लिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो उस बहन जो बंद थी उसको छुड़ाने के लिए और अपना भाई को बदला लेने के लिए इसने क्या किया? हर्षवर्धन ने दोनों कार्यों में सफलता हुआ और दोनों कार्यों में मतलब जीत हो गया। इसका बहन को भी बंदी से छुड़ा लिया गया और इसका जो भाई का बदला भी ले लिया इसने। ठीक है, अब देखो एक एक करके पॉइंट यहाँ से समझना है। ठीक है, क्या कारण था कि हर्षवर्धन का विजय हो गया, यानी हर्षवर्धन ने जीतते चला गया? तो यहाँ से देखिए, पहला है हर्षवर्धन का सैनिक। हर्षवर्धन का सैनिक मतलब हर्षवर्धन अपने पास सैनिक रखता था और हमेशा सैनिकों से काम करता था। ठीक है, तो हर्षवर्धन अपने सैनिक का इस्तेमाल सबसे पहले उस शासक के लिए किया जो इसके बड़े भाई का हत्या किया था, है ना। सबसे पहले सैनिकों का यूज वहाँ पे किया था जो इसके बड़ा भाई का हत्या किया था। ठीक है, और इससे छुटकारा लेना चाहता था। साथ ही अपनी बहन को जो बंदी से छुटकारा दिलाने में सफल हो गया था और अपने बहन को भी क्या किया था? जो बंद किया गया था, जो राजा इसका बहन को बंद कर दिया गया था, वहाँ से भी छुटकारा पाने में सफल हो गया। किसके सहायता से? अकेले करेगा क्या? नहीं, सैनिकों की सहायता से। और वहाँ का शासक बन गया। अब देखिए वहाँ का शासक बन गया। अब देखो छुटकारा भी दिलाया, भाई का भी बदला लिया, तो क्या बन गया? वहाँ का शासक बन गया। और उसके जीजा मतलब समझ रहे हो ना, उसका बहन वाला, बहन का पति जीजा का शासन व्यवस्था को भी अपने में भी मिला लिया। अब देखिए जो इसका जीजाजी को मार दिए थे, ठीक है, तो वहाँ का तो राजा कोई रहा नहीं। ठीक है, तो उसका जीजाजी को मार दिया गया, वहाँ का कोई राजा रहा नहीं। तो यही यानी कि इसका जो बहन का भाई था यानी हर्षवर्धन ने ही उसकी व्यवस्था को भी संभालने का काम किया। मतलब अपना शासन व्यवस्था को चला ही रहा है, प्लस में अपना जीजाजी को जो मार दिया गया तो उसकी भी शासन व्यवस्था को अपने में मिला लिया और अपने साथ चलाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, यानी उसको भी जो एरिया था, उसका भी जो क्षेत्र था, उसका भी देश था, उसको अपने से चलाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला था। दूसरा यहाँ पे आएगा वल्लभी राज। वल्लभी राज जिसको जो गुजरात को कहा जाता है। ठीक है, पहले वल्लभी राज कहा जाता था, अभी गुजरात कहा जाता है। ठीक है, तो गुजरात अभी के टाइम में, पहले वल्लभी राज। तो इसने गुजरात पर भी विजय किया। विजय मतलब जीत किया। कौन? हर्षवर्धन। तो देखिए वल्लभी राज अगर अभी के समय में देखा जाए तो ये कौन सा गुजरात में पड़ता है। वहाँ हर्षवर्धन ने आक्रमण कर देता है और उस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देता है ना। हालांकि बाद में गुजरात शासक से मित्र भी कर लेता है। देखिए पहले क्या करता है, गुजरात शासक पर हमला करता है और फिर उससे मित्र कर लेता है। ऐसा क्यों? और क्यों करता है ऐसा देखो, और उसका राज लौटा देता है। देखिए जब उसके ऊपर आक्रमण करता है तो उस टाइम राज अपना ले लेता है, लेकिन फिर उससे मित्र कर लेता है, गुजरात वाले राजा से मित्र कर लेता है हर्षवर्धन। तो फिर उसका राज्य गुजरात वाले को लौटा देता है और अपने बेटी का विवाह गुजरात शासक से ही करवा देता है। कि वल्लभी राज का गुजरात का जो शासक था ना, उस पर पहले आक्रमण करता है, फिर क्या मन होता है उससे दोस्ती कर लेता है, उसका जो आक्रमण करता है जो उसका कब्जा कर लेता है क्षेत्र को, क्षेत्र पुनः उसको दे देता है और उससे अपना बेटी का शादी करा देता है और उसको अपना दामाद बना लेता है। सोच लो कैसा कैसा प्रक्रिया चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और अपने दामाद की सहायता से हर्षवर्धन और इलाकों पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। देखिए अपना दामाद बना लिया, अब उसके सहायता से, अपने दामाद की सहायता से, उसके दामाद के सूझबूझ से उससे ज्ञान लेकर के इसने और भी एरिया पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसने सोचा होगा कि देखिए इससे हमको दोस्ती करना बहुत अच्छा होगा, तो उससे दोस्ती कर लिया और उससे सहायता से और भी इलाकों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा चलते हैं पुलकेशिन पर आक्रमण। पहला आप लोगों ने देखा कि सैनिक को बढ़ा दिया, दूसरा आप लोगों ने देखा कि गुजरात पर हमला किया लेकिन बाद में दोस्ती भी कर लिया, दामाद भी बना लिया वहाँ के शासक को। तीसरा देखो एक और ऐसा राजा था, एक और शासक ऐसा था जो पुलकेशिन नाम था इसका, इस पर भी आक्रमण कर देता है। एक अलग राजा, अलग राज्य देश का राजा है। ठीक है,
तो तीसरा है पुलकेशिन पर आक्रमण। देखिए पुलकेशिन एक राजा है, ठीक है, इस पर भी आक्रमण कर देता है। तो हर्षवर्धन का जब विजय होता है, विजय होता जा रहा था, विजय होता जा रहा मतलब सब जगह से जीतते आ रहे थे, तब वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह अपने विस्तार करने के लिए, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया फैलाने के लिए पुलकेशिन है ना, पुलकेशिन शासक के राज्य पर आक्रमण कर देता है, यानी कि हमला कर देता है। लेकिन यह इस आक्रमण में असफल हो जाता है, लेकिन पुलकेशिन से जीत नहीं पाता है, ठीक है, पुलकेशिन से जीत नहीं पाता है। इससे यह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। फिर हर्षवर्धन हार नहीं मानता है और हार ना माना और अपने साथ में 5 राज्य का सैनिक लाए। देख लो ये अब इसके पास तो एक राज्य था और 4 राज्य के और जाके वहाँ पे जाकर के मिला और कहा कि मुझे सैनिकों की जरूरत है और टोटल 5 राज्यों का सैनिक लाया, सोच लो। फिर भी उस पर हमला कर दिया, किस पर, वही पुलकेशिन राज्यों पर जिससे हारा था। लेकिन फिर भी उनका हार ही हुआ। इस तरह हर्षवर्धन को निराशा होकर वापस लौटना पड़ा, मतलब जीत नहीं पाया, सोचो, ठीक है। तो पहला आप लोगों ने क्या देखा, सैनिक बढ़ा दिया। बस आपको लाइन याद रखना, हेडिंग वाला, नीचे आप लोग एक्सप्लेन खुद से कर लोगे। दूसरा गुजरात पर हमला किया, ठीक है, तो यहाँ वाला बारे में आता जाएगा आपको मैटर, तो आपको पॉइंट याद रखना है। तीसरा पुलकेशिन पर आक्रमण किया, 2 बार किया लेकिन नहीं जीत पाया, ठीक है। देखिए अब वो आपस लौट गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जीत नहीं पाया था। अब देखिए यहाँ पे भास्कर वर्मा से दोस्ती। अब क्या होता है, कभी ये किसी से दोस्ती कर रहा है, कभी किसी से ये लड़ाई कर रहा है। देखो अब एक भास्कर वर्मा भी एक किसी देश का यानी किसी राज्य का क्या है, शासन व्यवस्था का राजा है। ये भी भास्कर वर्मा क्या है, राजा वहाँ का, तो इससे भी दोस्ती करेगा। देखो कैसे सुन, जब हर्षवर्धन का हार हुआ ना, उसके बाद वह भास्कर शासक से अपना दोस्ती किया। अब क्यों किया पता है, क्योंकि भास्कर वर्मा जो थे ना वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, तो उसने सोचा इससे दोस्ती कर लेंगे और जिससे मैंने हारा है उसको पहले हराऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्ती की और फिर से हमला कर दिया, फिर उस पर हमला कर दिया, ठीक है ना। किससे, जिससे हारे हुए थे पुलकेशिन से, तो उस पर फिर से हमला कर देते हैं, ठीक है। दोस्ती किया और फिर से हमला कर दिया और अब इसका हार नहीं जीत हुआ और इसके बाद इसने और राज्यों पर अपना आक्रमण कर लिया, कर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। मतलब जब ये भास्कर वर्मा से दोस्ती किया और भास्कर वर्मा इसको साथ दिया ना, तब ये वहाँ से जीत गया और वहाँ से जीतने के बाद से वही नहीं और भी राज्यों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया और भी राज्यों को अपने में कब्जा में करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए 5वां उत्तर भारत पर कब्जा। उसके बाद इसने पूरा उत्तर भारत पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत पर लगभग कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके पहले वहाँ जो इसके पहले वाला जो वंश था ना, गुप्त वंश था। उत्तर भारत में पहले कौन सा था, गुप्त वंश था, तो वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। तो जब बहुत पहले खत्म हो चुका था ना, तो वहाँ का राज इधर उधर बिखर गया था। देखना जब कोई भी चीज़ को चलाने वाला कोई नहीं होता ना, तो इधर उधर बिखर जाता है, सब लोग का मति भ्रष्ट हो जाता है। तो गुप्त वंश बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, विनाश हो चुका था उसका। इस कारण उसके राज्य टुकड़े टुकड़े में बट गए थे, जिसके कारण हर्षवर्धन ने उसको अपने में मिला लिया और इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि इसका गुप्त वंश बहुत पहले खत्म हो गया था, ठीक है, और वह टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ चुका था। तो ये बहुत आसानी से उसको अपने में कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। इसमें ज़्यादा उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा। और बाद में हर्षवर्धन के शासक को सब प्रशंसा करने लगा कि बहुत अच्छा शासक है, बहुत मजबूत शासक, बहुत कम उम्र में ये कर दिया वो कर दिया, मतलब इसका प्रशंसा होने लगा। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। अतः इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की विजयों के पीछे बहुत हार का भी सामना करना पड़ा। ऐसा अगर वो उसी टाइम हार जाता और दूसरा का वर्मा जी का नहीं साथ लेता तो क्या आगे जीत पाता, नहीं जीत पाता ना। तो इसका जीतने के पीछे कहीं ना कहीं हार भी लगा हुआ था, ठीक है। और इससे हमें एक बात को सीखने को मिलता है कि हारने के बाद भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। ये इसके निष्कर्ष के रूप में आपको लिखना है। कुछ दोस्तों, पल्लवों की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें या फिर चालुक्यों की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें से इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ आ सकता है आपके एग्जाम में ये वाला कि पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। या तो फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि पल्लवों कालीन की संस्कृतियों का वर्णन करें, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, पल्लव से रिलेटेड जहां भी आएगा आंसर आपको सेम डालना है दोस्तों। तो इसका वीडियो भी हम नहीं बनाए थे, इसलिए यहाँ पे हम आपको नहीं बता रहे हैं। इसका वीडियो हम अलग से आपको हम बता देंगे, ठीक है। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।